हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक एफएफ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है गोल्ड डिगर और एक वांगसन होगा और वन शॉट में आएगा और ये ओमेगा वर्स है। तो चलिए एफएफ के बारे में ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधा एफएफ की तरफ जा रही हूँ क्योंकि वन शॉट है और वन शॉट में ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरी हर एफएफ में मतलब मेन कैरेक्टर से मेरा शुरू होता है, तो आज भी मेरा एफएफ का स्टार्ट मेन कैरेक्टर से होगा। लानमांग जी सो रहा था, सुबह के टाइम था और लानमांग जी सुबह के टाइम में मतलब नींद की हालत में वो एक सपनों में था। और भले ये एक सपना है पर ये एक रियलिटी है जो वांग जी को अभी सपनों में दिख रहा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था जो लान कुरान का था। लान कुरान से काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछे जा रहे, बिजनेस के बारे में, रियल लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में। और लान कुरान का एक लौता बेटा लानमांग जी, उसके बारे में भी काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। और मीडिया का ये भी क्वेश्चन था कि उसका एक लौता बेटा, एक लौता वारिस लानमांग जी, आजकल वो दिखता क्यों नहीं है। लान कुरान इस बात को घुमाने की कोशिश करते पर मीडिया लान कुरान को नहीं छोड़ता क्योंकि इस बात को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी चलता रहता है। क्योंकि लान कुरान एक बहुत ही बड़ा मशहूर बिजनेसमैन है, दुनिया की टॉप लिस्ट पर लान कुरान के नाम आता है। तो लान कुरान, आप समझ पा रही हो लान कुरान कितना ज़्यादा मशहूर है और कितना ज़्यादा अमीर है। लानमांग जी को लेकर इतना सारा क्वेश्चन आ रहा था मीडिया की तरफ से। लान कुरान जवाब में एक कहता है कि उसका बेटा अभी बिजनेस के काम में इंटरेस्ट नहीं है और उसे इतना ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने जितना कमाया है शायद लानमांग जी के लिए काफ़ी होगा बैठ के खाने के लिए। तभी एक मीडिया पूछता है, शायद आप बात को छुपाने की कोशिश कर रही हो, हमारे पास खबर है कि आपकी बेटा लानमांग जी वो पागल बन चुका है मेंटली। तभी लान कुरान कहता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिला है वो सारा का सारा झूठ है। तभी किसी और एक मीडिया फ़ोटो खींचते हुए से पूछता है, तो लानमांग जी दिखता क्यों नहीं है। हमारे पास ये भी खबर है कि वो अपनी रूम से बाहर नहीं निकलता और उनकी शादी की उम्र भी हो चुका है, अब तक उन्होंने शादी तक नहीं किया है। तभी लान कुरान कहता है, शादी नहीं किया है इस बात से कोई लेना देना नहीं है और वो घर से क्यों बाहर नहीं आता इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है मेरे बिजनेस के साथ। तभी और एक मीडिया क्वेश्चन करता है, पर मिस्टर लान कुरान, आपके बिजनेस के साथ आपकी बेटे का कोई नाता नहीं है, पर फिर भी हम लोग जानना चाहते हैं आखिर लानमांग जी दिखता क्यों नहीं है। हमारे पास जो खबर है क्या वो सच है। आपकी बेटा लानमांग जी वो धीरे धीरे मेंटल हो रही है और वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलता, हमेशा अंधेरे रूम में छुपा हुआ रहता है। अगर उनके रूम में कोई जाने की कोशिश करते तो वो उन्हें हर्ट कर देता है। और आपने एक बार कहा था कि इसी साल आप अपनी बेटे की शादी कराएंगे, पर आपने अभी तक अपनी बेटे का शादी तक नहीं कराया। आपने शादी भी फिक्स कर दिया था और लानमांग जी का इंगेजमेंट भी हो चुका था। आखिर बात क्या है। आपने इंगेजमेंट की बारे में कुछ ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया। हमने तो ये तक सुना है कि लानमांग जी मेंटली डिप्रेस्ड है और जिस वजह से उनकी इंगेजमेंट टूट गया है, और उसका वजह यही कि आपकी बेटा पागल है। लान कुरान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इतने सारे मीडिया का क्वेश्चन था, इतना सारा तरह तरह का क्वेश्चन था जिसका वो जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए मीडिया की नज़रों से बचते हुए वो सबको सॉरी कह के वो वहाँ से चला जाता है। पर लान कुरान का गुस्सा अभी तक था, लान कुरान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और तभी वांग जी की थोड़ा थोड़ा कान में कुछ नॉइज़ सुनाई दे रहा था, एक बच्चे की चीखने की, चिल्लाने की, खिलखिला के हंसने की, और रूम में भागते हुए उसके साथ उसका आंट भी। वांग जी बड़ी मुश्किल से उस नॉइज़ को इग्नोर करने की कोशिश करता है। वो चाह रहा था कि वो फिर से सो जाए, उसे अभी तक नींद पूरी करनी है। पर वो जो बेबी था उसका जो नॉइज़ था वांग जी को इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। वांग जी नींद से उठते ही वो बाहर आता है। जैसे ही वांग जी बाहर आता है, वांग जी एक बेबी के साथ टकरा जाता है। ये था इवान। वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में था, वांग जी गुस्से से इवान की तरफ देखने लगता है। इवान वांग जी को देखकर इतना ज़्यादा डर गया था कि इवान अपनी आंट के पीछे छुप जाता है। वांग जी गुस्से से डीप वॉइस में इवान को कहता है, इवान बाहर आओ। तभी वो आंट कहता है, सर उसे छोड़ दीजिए, वो छोटा है। तभी वांग जी कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा तो तुम अपने जुबान बंद रखो। इवान तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी इवान और भी जकड़ के अपनी आंट को पकड़ रहा था। तभी वांग जी कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। तभी इवान आंट के पीछे से बाहर आता है और वो आंट बहुत ज़्यादा डर रहा था। तभी वांग जी कहता है, इवान आप इतना भाग क्यों रही हो और इतना चीख क्यों रही हो, चिल्ला क्यों रही हो, आपको नहीं पता मैं सो रहा था। तभी इवान डर के मारे खड़ा था।
तब जैसे युवान डर के मारे खड़ा था, तभी वांगजी कहता है, तुम बताओ ये इतना भाग क्यों रही है और इतना चीख क्यों रही है। और वो आंट एक लड़की था। तभी वो लड़की कहता है, दरअसल मिस्टर लानमांग जी, मैं उसे ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, वो ब्रेकफास्ट करना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो भाग रही है और इसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए मुझे भी इसके पीछे भागना पड़ रही है। आखिरकार युवान एक 3 साल का बेबी है, तो आप समझ रही हो इस एज में ये सब नॉर्मल है। वांगजी कहते ये सब नॉर्मल है, कब तक? कब तक ये खाने के लिए ऐसा नखरा दिखाते रहेगा? एक ना एक दिन उसे सीखना पड़ेगा कि इंसान को खाना होता है और चुपचाप खाना पड़ता है। और युवान, तुम कब ये सीखोगे कि चुपचाप खाना होता है, ब्रेकफास्ट चुपचाप करना होता है? ऐसा बोल के वांगजी उस लड़की के हाथ से वो खाने का बॉल लेता है और वो युवान को खिलाने लगता है। और युवान इतना ज़्यादा डरा हुआ था, वो चुपचाप खा लेता है। वांगजी जब पूरा खाना खिला देता है, वांगजी कहता है, कल से अगर ऐसे चुपचाप ब्रेकफास्ट नहीं किया तो तुम सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ये जो तुम डरे डरे खड़े हो ना, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा डराऊंगा कि तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। ऐसा बोल के वो बॉल उस लड़की के हाथ में देता है और कहता है, ब्रेकफास्ट ऐसे कराते हैं। जब वांगजी से गुस्से में खड़ा था, तब लानकुन आता है। लानकुन आते ही वो वांगजी को डांटने लगता है। लानकुन कहता है, वांगजी छोटे बच्चे के साथ ऐसे बात करते हैं, तुम उसका डैड हो तो तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि अपनी बेबी के साथ तुम कैसे बात करोगे। क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसे बात करता था? वांगजी कहता है, डैड? मैं इसका डैड हूँ? कहीं से भी नहीं। ये आपका पोता है, इस घर की बारिश है, मैं उसका कुछ नहीं लगता। और हाँ, युवन के सामने मुझे युवन का डैड दोबारा मत कहना आप। तभी लानकुन कहता है, वांगजी तुम्हें नहीं लगता कुछ तुम ज़्यादा ही आजकल जिद्दी बन रही हो, कुछ ज़्यादा ही गुस्सैल, ज़्यादा ही बुरे इंसान बन रही हो? वांगजी कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, मैं इंसान ही बुरा हूँ, मुझे अच्छे से पता है। तो बार बार मुझे याद दिलाने के बजाय आप ही इस बात को याद रखना। ऐसा बोलकर वांगजी वो अपने रूम पर चला जाता है। वांगजी रूम पर जाके वो पानी पीने लगता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगजी के जाने के बाद लानकुन कहता है, जाओ उसे लेकर जाओ और उसे चुप कराओ। वांगजी के जाने के बाद एवन बहुत ही लाउडली चिल्ला के रोने लगता है। तभी लानकुन सर्वेंट को कहता है, जाओ उसे लेकर जाओ और उसे चुप कराओ। इवन की एक आंट है जो आकर इवन को लेकर जाता है, जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी प्यार देता है। वो जाकर इवन को संभालने लगता है। इवन की आंट का नाम था सू यानली। सू यानली इवन को लेकर वो चला जाता है, उसे चुप कराता है, उसे प्यार करता है, उसे समझाता है, फिर उनको मना लेता है। पर वो 3 साल का था, वो कैसे मान जाता? वो अभी के लिए मान गया, पर शायद वो फिर से गलती कर सकता है। इधर हम बीइंग को दिखाते हैं, वो एक छोटा सा घर पर रहता है, अपनी होम टाउन से बहुत ज़्यादा दूर। उसके पास एक माँ है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, उनके इलाज के लिए बहुत सारा पैसों की ज़रूरत पड़ता है। विंग जब अपनी डैड को कॉल करता है, मिस्टर सियान को, मिस्टर सियान कॉल उठा लेता है। मिस्टर सियान इस टाइम अपनी आईआरसी में बिजी था। मिस्टर सियान जब कॉल को उठा लेता है, अंगड़ाई लेते हुए जब हेलो कहा था, विंग को समझ में आ चुका था कि उसके डैड कौन से काम पर बिजी है। इसलिए विंग कहता है, मिस्टर सियान मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तभी मिस्टर सियान कहता है, पर मैंने तो काफ़ी सारा पैसे दे दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। विंग कहता है, मिस्टर सियान मुझे पता है, मैंने आपको कई सारे पैसे दिए, आपने जितना मुझे देने की मांग किया था आपने मुझे उतना नहीं दिया। वो मेरी पहली गलती है कि मैंने आपकी बात को मान लिया, पर अब नहीं। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिया ना, तो अब समझ सकते मैं क्या कर सकता। तो मिस्टर सियान कहता है, विंग तुम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, वही बात है ना, तुमने किया नहीं। अगर तुम करते तो आज तुम्हारा दिन बदल जाता। विंग कहता है, मिस्टर सियान वो मेरी पहली गलती है कि मैंने आपकी बात को मान लिया, और दूसरी गलती मैं करना नहीं चाहता था। आपने मुझे क्या समझ के रखा है? मिस्टर सियान कहता है, तुम्हें मैं क्या समझ कर रखा हो? तुम वो चीज़ हो कि तुम समझ रही हो। तो विंग कहता है, मुझे शर्म आता है, मैं आपको डैड तो नहीं कहता, पर मिस्टर सियान भी कहने के लिए मुझे शर्म आता है कि आप मेरे डैड हो। तो मिस्टर सियान कहता है, खैर छोड़ो, ये बात तुम कई बार कह चुके हो, फिलहाल तो मुझे तुम्हारी नफरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे कॉल मत कर। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को आज़ाद कर दिया, तो तुम और तुम्हारी माँ सोचो तुम्हें क्या करना है। वैसे तुम मुझसे नफरत करते हो, पर मेरी पैसों से तुम्हें नफरत नहीं होता। विंग कहता है, मैं आपसे भीख में नहीं मांग रहा, जो पैसे मैंने आपको दी है उस पैसे पर पूरा हक है मेरा, और इसलिए वो पैसे मैं मांग रही हूँ। तब मिस्टर सियान कहता है, वो पैसे खर्च हो चुका है, उस पैसे के बारे में तुम भूल जाओ। विंग गुस्से से कॉल को कट कर देता है।
विंग समझ गया था कि मिस्टर सेन के पास पैसा मांगना बेकार होगा। फिलहाल उसकी माँ के इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत था। फिलहाल विंग अपनी माँ को लेकर वो डॉक्टर के पास आता है। वो जितना हो सके वो कर रहा है। वैसे तो विंग जॉब वगैरह करता है, पर विंग जितना कमा लेता है उसकी माँ के लिए इनफ नहीं होगा उनके इलाज के लिए। विंग जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर मिसेस सेन को चेकअप करता है। डॉक्टर ये इन्फॉर्म करता है कि उसकी माँ की हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो अब हाथ में नहीं लेना चाहता, मतलब वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर रही है। और जिस हॉस्पिटल पर ट्रांसफ़र कर रहा था वो विंग की होम टाउन था। विंग कहता है, डॉक्टर क्या हम कहीं और लेकर नहीं जा सकते अपनी माँ को? डॉक्टर कहते हैं, नहीं विंग, आपको उसी जगह पर ले जाना पड़ेगा। बस यही डॉक्टर है कि आपकी माँ की इलाज करा सकते हैं। खुशी की बात यह है कि वहाँ फ्री में इलाज होता है और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मुझसे भी बेहतर। वहाँ की पब्लिक सर्विस बहुत अच्छे से होता है और वहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा है। तो तुम यहाँ पड़े रह के क्या करोगे? वैसे भी तुम्हारे पास पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल से तुम वहाँ जाओ। फ्री में तुम्हारी माँ के इलाज भी हो जाएगा और तुम्हारी माँ ठीक भी हो जाएगा। वो एक अच्छा खासा डॉक्टर है। मैं तो कब से तुम्हें ये आइडिया दे रही हूँ, तुम ही हो कि तुम वहाँ जाना नहीं चाहते। मुझे नहीं पता तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है। मैं तुम्हारी फैमिली की तरह हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम अपना होम टाउन जाओ, वहाँ जाके अपनी माँ का इलाज कराओ। तुम्हारी पर्सनल जो भी कुछ चीज़ है उसे साइड पर रखो। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें अपनी माँ को ठीक करना है। विंग कहता है, मुझे भी लगता है कि अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के विंग निराश हो गया था। तभी वो डॉक्टर कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, काश ये हॉस्पिटल 4 साल पहले बन जाता तो शायद। तभी डॉक्टर कहते तो शायद। विंग कहता है, आपको जो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम लगता है वो प्रॉब्लम ही नहीं होता। मैं अपनी माँ के इलाज करा के मैं वहाँ ठीक करा लेता। मेरी बुरी किस्मत है कि ये हॉस्पिटल 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है। तभी डॉक्टर कहता है, हाँ ये 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है और तुम ऐसा भी कह सकते हो अभी ये न्यू स्टार्ट हुआ है। और तुम्हें पता है ना, अब शुरुआत में इसका इलाज बहुत अच्छे से होता है। जब पुरानी हो जाएगी तो मुझे नहीं पता ये हॉस्पिटल कैसे काम करेगा, कैसे सर्विस देगा पब्लिक को। पर अभी ये न्यू ओपन हुआ है ना, तो इसका सर्विस बहुत अच्छा है। विंग कहता है, हाँ मुझे भी पता है, कोई भी चीज़ न्यू ओपन होने से उसका सर्विस बहुत अच्छा होता है। विंग कहता है, ठीक है, अभी मैं आता हूँ। डॉक्टर कहता है, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। विंग कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी माँ ठीक होती मैं अपनी होम टाउन छोड़ के मैं फिर से यहाँ पर आ जाऊँगा। तभी वो डॉक्टर कहता है, तो फिर ठीक है, हम मिलते हैं। अभी हम कुछ दिन के बाद दिखाते हैं। कुछ दिन बाद विंग एक स्कूल के सामने खड़ा था। ये स्कूल E1 का था और E1 विंग का बेबी था, 3 साल का। पर विंग अपनी फेस को छुपा कर रखा था। वो एक कैप और एक मास्क पहना हुआ था ताकि विंग को कोई ना पहचाने। विंग जब खड़ा था और स्कूल छुट्टी होने का टाइम था, वहाँ पर आंट खड़ा था जिसका नाम था सू यानली। सू यानली वहाँ पर खड़ा था और ईवन भागते हुए यानली के पास आ रहा था। यानली वहाँ पर खड़ा था तब विंग समझ गया था कि यानली ईवन को लेने आई है। जैसे ईवन स्कूल के गार्डन से भागकर आ रहा था तब यानली के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। यानली किसी की तरफ देख रहा था, देख के स्माइल खा रहा था। ये देख के विंग को समझ में आ चुका था कि ईवन आ रही है। विंग झांकने लगता है, शायद उसे ईवन दिख जाए। पर ईवन के साथ साथ कई ऐसे बच्चे भाग के आ रहा था अपनी मॉम डैड के पास, अपने पेरेंट्स के पास। लेकिन इन सारे बच्चों में से ईवन कौन होगा? विंग बहुत ज़्यादा बेचैन था अपनी बेबी को देखने के लिए। जब ईवन फाइनली यानली के पास आ जाता है और यानली ईवन को अपने सीने से लगा लेता है, मतलब वो घुटने टेक के बैठ जाता है और ईवन को हक कर लेता है। तभी विंग बस ईवन को देखता ही रहता है। विंग की कदम अचानक ही बढ़ रहा था, पर विंग को रियलाइज था कि वो उसने 2 कदम बढ़ा लिया अपने बच्चे की तरफ। उसे एक पल में ऐसा महसूस हो रहा था कि ईवन उसके पास भाग के आ रही है, पर विंग अपने कदमों को रोक लिया था और वो बस ईवन को देख रहा था। विंग को अंदर से बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था कि उसकी बेबी, उसकी ईवन उसकी आंखों के सामने है, पर वो बात नहीं कर सकता, गले से नहीं लगा सकता या फिर उसे टच नहीं कर सकता। ईवन बहुत ही खुश होते हुए वो यानली को बहुत सारी बातें बताने लगता है कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ था। इवन हकलाते हुए वो यानली को कुछ बातें बता रहा था कि वो आज स्कूल में क्या क्या किया था। इवन अभी ठीक से बात नहीं कर सकता, वो थोड़ा हकलाते हुए बात करता है और वो बातें बहुत क्यूट होता है, जो यानली को हंसी आ रहा था। भले वो बातें हंसने लायक ना हो, पर फिर भी यानली को बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। इवन ने यह भी कहा कि टीचर ने उसे डांटा है कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तभी यानली कहता है, पर इवन मैं तो आपको हमेशा होमवर्क कंप्लीट करवाता हूँ, पर आप ही हो जो हमेशा नखरा दिखाते हो। आपको पता चल रही है कि मैं आपको क्यों डांटता हूँ? अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, ताकि टीचर आपको ना डांटे। तभी ईवन हगलाते हुए कहता है, आज से मैं पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा। यानली कहता है, तुम अच्छे बेबी हो।
ऐसा बोल के यहाँ ली इयॉन को लेके वो कार पर बैठ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग वहाँ पर खड़ा रहता है। विंग वहाँ पर सिर्फ खड़ा ही रह जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। विंग वहाँ से वो सीधा घर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम लेटा हुआ था। जब विंग थोड़ा सा अपसेट था, विंग के फेस को देख के उसकी मॉम कहता है, विंग तुम क्या उससे मिले हो? विंग कहता है, हाँ मॉम, मैं उससे मिला हूँ। तभी उसकी माँ चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता, उसकी आंखों से आंसू बह जाता है। विंग अपनी माँ की आंसू को पोंछते कहता है, मॉम अब क्यों परेशान हो रही हो? मेरी आदत पड़ चुका है, देखो मैं नहीं रो रहा, मैं बस अपसेट हूँ। तभी विंग की मॉम मिसेस सियान कुछ नहीं कहता। विंग कहता, मॉम चलो। मिसेस सियान कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए? विंग कहता है, आपको ठीक करने के लिए, ताकि आपका देखभाल मुझे ना करना पड़े, आप खुद से चल फिर सको। तभी मिसेस सियान कहता है, पर इसकी क्या ज़रूरत है? विंग कहता है, इसकी ज़रूरत है, मेरे लिए ज़रूरत है, मेरे पास आपके सिवा कोई और नहीं है और आपको ठीक होना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के विंग अपनी मॉम को उठा के वो कार पर बिठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है उसे एडमिट कराने के लिए। विंग वहाँ जाके डॉक्टर से बात करता है, सारा रिपोर्ट वगैरह चेक करवाता है। चेक कराने के बाद वो डॉक्टर विंग की मॉम को वहाँ पर एडमिट करा लेता है। ऐसे तो कुछ दिन चलता रहता है। विंग हर दिन अपनी माँ को विजिट करने जाता है ताकि उसकी माँ जल्दी से ठीक हो जाए और वो दोबारा अपनी कंट्री छोड़ के वो अपनी उसी घर में चला जाता है। अब तक वो जहाँ पर छुपा हुआ था, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि वो लान मांग से छुप जाना चाहता है, वो उसके सामने नहीं आना चाहता। और विंग इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान था। वैसे तो विंग अपनी पास्ट लाइफ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, पर जब से विंग अपना होम टाउन आया है तब से विंग और भी ज़्यादा परेशान रहने लगा है। अपना होम टाउन में आके भी मजबूरन विंग को अपना होम टाउन छोड़कर रहना पड़ता है। उसे लान मांग जी का सामना नहीं करना है या फिर उसे छुपना है, कुछ भी करना है, पर वांग जी के सामने नहीं आना है। बस यही वजह है कि विंग अपना होम टाउन छोड़ दिया था और वो प्रे कर रहा था कि वो लान मांग जी से ना मिले। और विंग को अपनी होम टाउन पर बहुत ही ज़्यादा अकेला फील हो रहा था। जब से विंग अपनी होम टाउन आया है वो अपनी डैड से भी नहीं मिला है। विंग अपनी डैड को डैड तो नहीं कहता, मिस्टर सियान कहता है, पर फिर भी है तो उसका डैड। विंग अपना डैड से भी नहीं मिला है क्योंकि विंग को मिलना ही नहीं है। विंग इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी को नफरत करता है वो है उसका डैड मिस्टर सियान। विंग अपने घर पर मतलब अपनी रूम पर लेटा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, उसे बहुत बोर फील हो रहा था। तभी उसके पास उसके फ्रेंड वैनिंग के कॉल आता है। जैसे विंग वैनिंग के कॉल को देखता है विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए वो वैनिंग के कॉल को उठा लेता है। और विंग को खुश होते हुए बात करते हुए देखकर वैनिंग कहता है, क्या बात है, तुम इतना खुश क्यों हो? और शायद मैंने काफ़ी टाइम बाद तुम्हें इतना खुश देखा है। विंग कहता है, इतना खुश होने की वजह बस यही है कि तुमने कॉल किया है। वैनिंग कहता है, क्या मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ? विंग कहता है, नहीं तुम इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, खुद को इतना भी इम्पोर्टेंट मत समझो। ये बस ऐसा है कि मैं बहुत बोर हो रहा था तो अचानक तुम्हारा कॉल देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस दुनिया में मेरा एक फ्रेंड भी है। तभी वनिंग कहता है, मैं तो हमेशा से ही हूँ, बस तुम ही हो कि मुझे इम्पोर्टेंट नहीं देते हो। विंग कहता है, एक काम करना, तुम मेरे पास आ जाओ ना, मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ। वनिंग कहता है, तुम्हारे पास? विंग कहता है, सच कहूँ तो माँ हॉस्पिटल पर है और मैं रूम में अकेला रहता हूँ, मेरा यहाँ पर कोई काम भी नहीं है और मैं घर पर बोर होता रहता हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तभी वैनिंग कहता है, पर वहाँ पर तुम्हारे काफ़ी सारे ओल्ड फ्रेंड हैं, तुम मुझसे भी मिल सकते हो। विंग कहता है, हाँ मैं मिल तो सकता हूँ, मेरा काफ़ी ओल्ड फ्रेंड है, पर वो लोग मुझे समझता नहीं है शायद। काफ़ी सवाल होता है जिनका जवाब मैं देना नहीं चाहता, तो मैं सवालों से मिलना नहीं चाहता। अब वो सारे फ्रेंड अब फ्रेंड नहीं रहा, अब वो सब सवाल है मेरे लिए एक एक, तो मैं अपनी सवाल के साथ मुलाकात नहीं करना चाहता। वेन्नी कहता है, कम से कम मिलकर तो देख लेते, शायद वो लोग तुम्हें सवाल ना करें। विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी सारे फ्रेंड को ऐसे ही छोड़ दिया है? जब भी मैं उनसे मिलता था या फिर मैं होम टाउन छोड़ने की कोशिश की, उन लोगों को पता है कि मैं अपना होम टाउन छोड़ रही हूँ। वो सारे लोग मुझसे काफ़ी सारा सवाल किए हैं जिनका जवाब मैं नहीं देना चाहता, और इस वजह से वो सभी लोग मुझसे रूठ गए क्योंकि उन सबको लगता था कि मैं उनका ओल्ड फ्रेंड हूँ, तो मुझे अपना प्रॉब्लम उन्हें बताना चाहिए। वेनिंग कहता है, क्या इसमें कुछ गलत है? विंग कहता है, नहीं, वो लोग अपनी जगह में सही है, पर मैं उस टाइम पर कुछ बताने के लायक नहीं था, या फिर ऐसा कह सकते हो उस टाइम मैं खुद को संभाल रहा था, पर मैं अपना प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था। पर तुम्हें भी नहीं लगता कि मैं भी अपनी जगह पर सही हूँ? उन लोगों को मेरी प्रॉब्लम समझना चाहिए था।
मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, मेरे साथ रहना चाहिए था। कभी ना कभी मैं कंफर्टेबल हो जाता अपना प्रॉब्लम बताने के लिए। वेनिंग कहता है देखा जाए तो वो लोग भी सही है और तुम भी सही हो। विंग कहता है बस यही बात है कि अब मिलना नहीं चाहता मैं किसी से। विंग कहता है खैर छोड़ो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम भी सबल बन रही हो, तो इससे अच्छा है कि तुम रखो और सो जाओ। ऐसा बोल के विंग कॉल को कट कर देता है। अगले दिन जब सुबह होता है, विंग रेडी होकर अपनी माँ से मिलने के लिए जैसे ही दरवाजे ओपन करता है, दरवाजे के सामने वेनिंग खड़ा था। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया था। विंग कहता है वेनिंग तुम? वेनिंग हंस पड़ता है। विंग वेनिंग को जोरों से हक कर लेता है और कहता है तुमने मुझे सरप्राइज दे दी सुबह सुबह। वेनिंग कहता है तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम है कि तुमने मुझे समझाया कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। विंग कहता है सच में तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, पर इतना समझाने की क्या ज़रूरत है? वेनिंग कहता है चलो छोड़ो, तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी माँ को देखने जाता हूँ। ऐसा बोल के वेनिंग और विंग दोनों ही अपनी माँ से मिलने जाता है और अपनी मॉम से मिलता है। अभी हम लंच टाइम पर दिखाते हैं। लंच टाइम पर ईवन की स्कूल छुट्टी हो गया था और रोज़ की तरह ईवन की आंट सू यानली वो गेट पर खड़ा था और ईवन रोज की तरह वो भाग के यानली के पास आता है और आते ही उसे हक कर लेता है। सू यानली कहता है तुम अच्छे से क्लास किया ना? तभी आयुन कहता है हाँ मैंने अच्छे से क्लास किया है और अच्छे से पढ़ाई भी की है और टीचर ने मुझे गुड भी कहा है क्योंकि मैंने आज होमवर्क कंप्लीट की है। तभी सू यानली कहता है मैंने कहा था ना कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, अगर अच्छे से रहोगे तो तुम्हें टीचर गुड कहेगा, अच्छा बच्चा कहेगा। तभी आयुन कहता है हाँ आपने सही कहा। और सू यानली वो योन को कहता है चलो अब हम घर चलते हैं। तभी सू यानली को याद आता है उसे किसी को कॉल करना था। वो आयुन का उंगली पकड़ के वो किसी को कॉल लगाता है। ये था विंग। विंग कॉल को उठा लेता है। यानली कहता है विंग तुमने मुझे कॉल किया था? तब विंग कहता है हाँ मुझे आयुन के बारे में पूछना था, वो कैसा है? सॉरी मैंने आपको परेशान किया। तभी यानली कहता है हाँ तुमने परेशान तो किया, पर ऐसे काम मत करना क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं उस घर में रहता हूँ, तो अगर किसी ने तुम्हारा कॉल उठा लिया तो तुम्हें समझ रही हो क्या हो सकता है, मेरी नौकरी जा सकता है और ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंग कहता है हाँ मुझे पता है आपकी नौकरी जा सकता है, पर मैं इसी होम टाउन में हूँ तो उसके लिए मुझे ज़्यादा फिक्र हो रहा था और आयुन को मैं ज़्यादा मिस कर रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया। ये फर्स्ट टाइम है, मैं दोबारा ऐसे गलती नहीं करूँगा। तब याली कहता है मैं तुम्हें महीने में एक बार कॉल करता हूँ, जब मैं घर में रहता हूँ मैं उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो मैं उसका वीडियो वगैरह भी दिखाता हूँ। विंग कहता है सॉरी मैं दोबारा परेशान नहीं करूँगा। तभी याली कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम इसकी माँ हो। जब याली विंग के साथ बात कर ही रहा था तब आयुन रोड साइड पर खड़ा हुआ एक हॉकर को दिख जाता है जो खिलौना बेच रहा था और याली बात करते उसे याद नहीं रहा कि उसने आयुन का उंगली छोड़ दिया है। आयुन दौड़ते हुए वो रोड को क्रॉस करते हुए जब रोड के उस पार जाता है खिलौने वाले के पास, तब अचानक एक कार आ जाता है और आयुन को धक्का देता है जिसकी वजह से आयुन का वहाँ पर एक्सीडेंट होता है। और तभी याली को होश आता है कि आयुन उसकी उंगली पकड़कर खड़ा नहीं है। वो जल्दी से फ़ोन को काट देता है और विंग को इस बात से डर लग जाता है कि अचानक ही उसने कॉल क्यों कट कर दिया। विंग को एक पल के लिए समझ आया कि शायद उसके पास ड्राइवर वगैरह या फिर लैंड फैमिली का कोई मेम्बर होगा जिसकी वजह से उसने डर के मारे कॉल कट कर दिया। विंग दोबारा डर के मारे यानली को कॉल नहीं लगा था। इधर यानली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। वो भागते हुए आयुन के पास जाता है जिसके सर पर चोट लगा था और यानली इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। यानली जल्दी से वो लानकुरन को कॉल करता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि इस वक्त पर उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो सीधा लानकुरन को कॉल किया था, पर लानकुरन एक मीटिंग में बिजी था जिसकी वजह से उसका कॉल नहीं हो रहा था। इसलिए यानली वो वांगजी को कॉल लगाता है। जैसे ही यानली वांगजी को ये बात इन्फॉर्म करता है कि आयुन एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी सर पर चोट लगा है, वांगजी सीधे शब्दों में कह देता है कि वो मेरा कुछ नहीं लगता, तुम्हें जो करना है तुम वो करो या तो फिर तुम लानकुरन को कॉल करो, मुझे नहीं। ऐसा बोल के वांगजी कॉल को कट कर देता है। यानली को समझ में नहीं आता कि ये इंसान इतना ज़्यादा हर्टलेस पर्सन कैसे हो सकता है, एक बाप अपनी बेटे को इस तरह कैसे ठुकरा सकता है। यानली को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिलहाल यानली वो जल्दी से जल्दी उसी हॉस्पिटल पर आयन को लेकर जाता है जहाँ पर विंग की माँ को एडमिट किया गया था और वहाँ पर विंग भी था। जब यानली घबराते हुए वो आयन को लेकर हॉस्पिटल में एंट्री ले रहा था, मतलब जल्दबाजी में वो अंदर आ रहा था और डॉक्टर उसको लेकर भाग रहा था, तब विंग एक पल के लिए घबरा जाता है यानली को देख के
विंग जल्दी से याली की तरफ भागने लगता है और विंग को भागते हुए देख के वेंडिंग भी भागता है। विंग ये देखने के लिए गया था कि याली को क्या हुआ है। जब विंग याली के पास जाता है वो देखता है कि वहाँ पर एवन है। एवन को देख के विंग और भी ज़्यादा घबरा गया। विंग घबराते हुए कहता है आयन को क्या हुआ है। तब याली कहता है उसे एक्सीडेंट हो चुका है। विंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है एक्सीडेंट हो गया? तुम्हारे रहते हुए आयन के एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? तब याली कहता विंग गलती तुम्हारा है, तुमसे बात करते हुए मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। तब विंग कुछ नहीं कहता, वो चुप हो जाता है। तभी डॉक्टर विंग के ऊपर चिल्ला के कहता है ये हॉस्पिटल है तो आप लोग प्लीज़ शांत हो जाइए। ऐसा बोलकर डॉक्टर आयुन को लेके वो अंदर चला जाता है। विंग वहाँ पर घबराते हुए खड़ा था और साइड में याली भी था। कुछ टाइम बाद विंग को ख्याल आता। विंग कहता है याली क्या तुमने वांग जी को इन्फॉर्म किया है? शायद वो अभी आता होगा। याली कहता है मैंने उसे कॉल किया था पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। विंग कहते हैं मना कर दिया है? याली कहता है जब मैंने मिस्टर लानबांग जी को कॉल किया था उन्होंने कहा है मैं मिस्टर लानगुरन को इन्फॉर्म करूँ। तो विंग कुछ नहीं कहता। विंग बस ये बात सुन के शॉक्ड हो जाता है। विंग को ये बात पता है कि लानबांग जी आयुन को पसंद नहीं कर, पर इस हद तक नफरत करता है कि ऐसा न्यूज़ सुनते हुए भी वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वो नहीं आया अपने बच्चे को देखने के लिए। गैस आप लोग सोच रहे हो कि विंग याली का नाम रही है, उसे सीजन नहीं बोल रहा, पर मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ यहाँ पर विंग और याली ये दोनों भाई बहन नहीं हैं। विंग का और याली का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए विंग याली को याली बुलाता है और इसलिए मैंने जियान अली का नाम चेंज करके सो याली रख दिया है। तो आप लोग को समझ में आ रही है। और विंग और याली के बीच में बस एक दोस्ती का रिश्ता है। दरअसल विंग जब कॉलेज में पढ़ता था विंग की दोस्त याली हुआ करता था सो याली, और एक याली एक ऐसी लड़की थी जो सिर्फ विंग के ऊपर भरोसा किया था, विंग के ऊपर ट्रस्ट किया था। मतलब विंग भले ही उसे प्रॉब्लम ना बताया हो पर विंग जो कुछ भी करता है वो सही करता है। और याली एक मिडिल क्लास फैमिली से था जिस टाइम पर आयुन ने जन्म लिया था। विंग ने पहले से ही वो सो याली को बता कर रखा था, मतलब अपने दोस्त को बता कर रखा। वो आंट बनकर इस घर में आए ताकि विंग का फ़ायदा हो। एक तो सो याली को जॉब भी मिल जाए और अपनी दोस्त से उसे खबर भी मिल सके आयुन की। तो शायद मैं बहुत कुछ आप लोगों को समझा पाई हो कि सो याली और विंग का क्या रिश्ता है। वहाँ जब विंग डॉक्टर का वेट कर रहा था कि डॉक्टर कब बाहर आए और वो इन्फॉर्म करे कि आयुन कैसा है, तब अचानक ही सो याली कहता विंग पीछे मत मुड़ना। किसी के चलने की आहट हो रहा था। विंग कहता है क्यों, क्या हुआ है? याली कहता लानबांग जा रही है। विंग अचानक ही शॉक्ड हो जाता है और वो पीछे ना मुड़ते हुए वो एक रूम के अंदर चला जाता है, हॉस्पिटल रूम के अंदर, और विंग वांग जी से छुप जाता है। और वेंडिंग भी समझ गया था, इसलिए वेंडिंग ऐसा दिखाता है कि उसकी इस हॉस्पिटल पर कोई पेशेंट है, इसलिए वो भी बस ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है। पर विंग एक रूम के अंदर छुप गया था। जब याली वहाँ पर खड़ा था तो वांग जी आता है। वांग जी को अचानक ही देखकर याली थोड़ा शॉक्ड हो गया था और विंग पास में है इसलिए वो थोड़ा डरा डरा भी था। ऊपर से उससे जो गलती हुआ है पता नहीं उसकी वजह से लानबांग जी उसे क्या कहेगा। वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए वो याली को कहता है आयुन एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? तभी याली चुपचाप खड़ा रहता है। वांग जी कहता है मुझे बताओ तुम्हारे रहते हुए उसके साथ ये हादसा कैसे हो गया? याली घबराते हुए कहता है मैं उसे लेकर कार में बैठने ही वाला था पर वो मेरी हाथ छोड़ के भाग गया था। वांग जी कहता है हाथ छोड़ के भाग गया था? क्या कहने की कोशिश कर रही हो? छोटा सा बच्चा है, तुम्हें उसे भी संभाला नहीं गया? क्या तुम्हें अपना जॉब प्यारी नहीं है? अपना जॉब नहीं चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जॉब में रहने दूंगा या फिर तुम इस गलती की बाद भी तुम मेरे घर में रह पाओगे? तब याली कहता है मिस्टर लानबांग जी मुझे इस बार के लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। तब वांग जी कहता है तुम्हें पता भी है तुमने क्या गलती की है, तुम भरोसे के लायक नहीं रहे। तब याली कहता है 3 साल से मैं आयुन को संभल रही हूँ, अब समझ सकते हो गलती इंसान से ही होता है, आज के बाद ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा। वांग जी कहता है अगर आज के बाद ये गलती तुमने दोबारा किया तो तब भी तुम ऐसी माफ़ी मांगोगे ना? याली कहता है मैं बस चाहता हूँ आप मुझे एक मौका दीजिए। वांग जी कहता है मन तो कर रही है कि मैं तुम्हारा अभी शकल बिगाड़ के रख दूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये फैसला लानकुरन लेता है। और एक बात, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस हॉस्पिटल पर मेरे बेटे को एडमिट कराने की? वांग जी गलती से आयुन को अपना बेटा कह दिया था और ऐसा कहते वक्त ही वांग जी रियलाइज़ किया था कि आयुन को उसने अपना बेटा कहा था। वांग जी कहता है बेटे का मतलब है आयुन की बात कर रही हूँ मैं।
आयुन को तुमने इस छोटे से हॉस्पिटल पर क्यों एडमिट कराया? तुम्हें दूसरा कोई हॉस्पिटल नहीं देखा? तब याली कहता है, मिस्टर लानमाग जी, आपने मना कर दिया, आपने मुझे कुछ कहा नहीं। ऊपर से मिस्टर लानकुरान वो शायद मीटिंग में या फिर कुछ काम में बिजी होगा, उसने मेरा कॉल उठाया नहीं, तो मुझे बस यही पास में ही हॉस्पिटल लगा तो मैं यहाँ पर एडमिट करा दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वांग जी कहता है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसका मतलब क्या है? तुम डर गए थे? अगर तुम्हें डर लगता ना तो तुम आयुन का अच्छे से ख्याल रखते, इस तरह लापरवाही नहीं करते तुम। तभी डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आते ही वांग जी कहता है, आयुन कैसा है? तो वो डॉक्टर कहता है, वो ठीक है, फिलहाल इतना गहरा चोट नहीं था, बस सर पे ही चोट था, आप अगर चाहो तो उसे घर ले जा सकते हो, मैं कुछ मेडिसिन दे देता हूँ। वांग जी कहता है, थैंक यू। वांग जी कहता है, आयुन के लेके जल्दी बाहर आओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर याली को कहता है, अब मेरे साथ आइए, मैं कुछ मेडिसिन दे देता हूँ। ऐसा बोल के याली वो डॉक्टर के साथ जाने लगता है। तब विंग आयुन के पास आता है। वो आयुन के पास बैठता है और वो फर्स्ट टाइम शायद आयुन को इतनी करीब से देख रहा था। तब वैनिंग विंग के पीछे आके खड़ा होता है। वैनिंग कहता विंग। विंग कहता है, चुप हो जाओ, मुझे कुछ वक्त मिला है अपनी बेबी के साथ रहने का, तो बस मुझे देखने दो उसे, मैं फ़र्स्ट टाइम उसे देख रही हूँ इतनी करीब से। विंग ऐसा बोल के जब आयुन की गाल पर हाथ रखता है, वो उस टच को महसूस करता है। जब फर्स्ट टाइम जब वो उसे बॉर्न किया था तब उसकी गाल पर ऐसे टच किया था। विंग अपनी आंखें बंद करके उस पल को सोचता है जब एक छोटी सी नन्हे से कुछ वक्त का बेबी था, शायद एक दिन का भी नहीं था, एक घंटे का भी नहीं था, कुछ ही वक्त हुआ था जो विंग की गोद पर डॉक्टर ने दिया था, एक छोटा सा बेबी, क्यूट सा। और विंग उसकी गाल पर हाथ रख के उसे टच कर रहा था। तब भी विंग की आंखों में आंसू था और अब भी विंग की आंखों में आंसू है। विंग बस टच करते हुए अपनी आंखों को बंद करके उस पल को महसूस कर रहा था कि ये वही आयोन है जब वो उसे टच किया था, वो उसका ही बेबी है। विंग आयोन की बालों को सहलाते हुए उसकी फोrehead पर किस करता है और कुछ वक्त वो अपनी बेबी के पास बैठा रहता है। सो यानली वो डॉक्टर के पास से होकर मतलब कुछ मेडिसिन लेके वो आयुन को लेने आता है और वो आयुन को लेके जब जा रहा था विंग वहाँ पर खड़ा था। यानली जाने से पहले वो दोबारा विंग की तरफ मुड़ के कहता है, विंग, तुमने देखा ना एक एक पल मेरे लिए कितना खतरा होता है। आयुन बहुत कीमती है उन लोगों के लिए और एक गलती बहुत भारी पड़ सकता है। विंग कहता है, सॉरी इस तरह तुम्हें परेशान करने के लिए, और आयुन की जो हालत है शायद इसका वजह भी मैं ही हूँ। तभी यानली कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से चला जाता है। विंग की आंखों में अभी भी आंसू था क्योंकि उसकी बेटे उससे दोबारा दूर जा रहा था। इससे पहले भी सो यानली उसे इस तरह लेके चला गया था। उसके पास 2 घंटे के लिए भी नहीं था आयुन, उससे छीन लिया गया था। और इसी तरह लाल कुरान ने ऐसा बोल कर गया था कि मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम जल्दी से आयुन को लेकर आओ। फिलहाल सीन को स्किप करके हम नाइट के टाइम दिखाते हैं। रात के टाइम विंग स्मोकिंग कर रहा था, साथ में एक अल्कोहल का ग्लास भी था और वैनिंग के हाथ में भी एक अल्कोहल का ग्लास था और वो भी स्मोकिंग कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा शांत और साइलेंट था, शायद कुछ बातें उसे परेशान कर रहा था या फिर कुछ मेमोरी परेशान कर रहा था या फिर खुद के ऊपर ही वो परेशान हो रहा था। तभी वैनिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने दोस्त की ऐसी हालत को देख के। वैनिंग गुस्से से कहता है, सच में वो इंसान कितना रूड था, कितना घमंडी था। वैनिंग कहता है, कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? मुझे एक बात तो पता चल गया कि वो आयुन का फादर था और तुम। विंग कहता, मैं उसका कुछ नहीं हूँ। वैनिंग कहता है, तुम तो चुप ही रहो, तुम तो पूरी बात बताते नहीं। तुम्हारी और वांगजी का रिश्ता क्या है? आयुन को तुमने जन्म दी है और वांगजी उसका पिता है, इस नाते तुम उसका। वैनिंग इतना ही कह पाता है, विंग उसको चुप करा देता है और कहता है, चुप रहो, मैं वांगजी का कुछ नहीं हूँ और ना ही तो आयुन मेरा कुछ है। तो वैनिंग कहता, विंग तुम पहले मत समझाओ, मुझे सुलझने दो, मैं सुलझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा पर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, आखिर तुम तीनों का रिश्ता क्या है? विंग कहता है, अगर समझना ना चाहो तो ही अच्छा है, समझने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता तुम समझो इस चीज़ को और मैं किसी को समझाना नहीं चाहता और तुम मेरे लिए सवाल मत बनो। वैनिंग कहता है, हद है, मैं तो अपना गुस्सा जाहिर कर रही हूँ। वो इंसान कितना अकड़ू है, उसे देख के मुझे गुस्सा आ रहा था, उसके जैसा मैंने एक भी इंसान नहीं देखा। वो नफ़रत के भी लायक नहीं है, तुम उससे नफरत भी मत करना, उसके बारे में याद भी मत करना। वो एक नंबर की अय्यासी इंसान है, देख के पता चल रही है पैसों के कितने घमंड है।
अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इसका गला दबा देता या फिर उसका खून कर देता। विंग कहता, वेन्निंग शट अप, अपना मुंह बंद रखो, मैंने कहा ना, कुछ समझने की कोशिश मत करो। वेन्निंग कहता है, देखो विंग, मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम मेरी अंदर की गुस्सा वो तो बाहर निकालने दो। विंग कहता है, गुस्सा? किस पर गुस्सा करोगे तुम? वांग जी के ऊपर? क्यों? क्यों तुम उस पर गुस्सा करोगे? वो कुछ गलत नहीं किया है, या फिर उसके फैमिली मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैं नफ़रत के लायक हूँ। मैं किसी को ये बात समझाना नहीं चाहता, वो बस इसलिए ताकि मुझसे कोई नफ़रत ना करे, क्योंकि मैं नफ़रत के लायक हूँ। मैं किसी और का नहीं, मैं खुद का ही लायक नहीं हूँ। वेन्निंग कहता है, यार अगर कुछ बताना है तो बता दो, पर ऐसे पहले मत समझाओ। विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है वांग जी के साथ मेरी शादी हुआ था और वो अमीर फैमिली है, इसलिए मुझे ऐसी लात मार के भगा दिया होगा? वेन्निंग कहता है, अब तुम बताओ क्या ही हो सकता है? या फिर वांग जी तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था और जब तुम्हारा बेबी हुआ होगा तो उन्होंने बेबी को छीन के तुम्हें भगा दिया होगा? विंग कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वेन्निंग कहता है, तो फिर बताओ ना क्या बात है, मुझे परेशान मत करो। विंग कहता है, मैंने पैसों के लिए बस वांग जी को इस्तेमाल किया था। वेन्निंग शॉक्ड हो जाता है। वेन्निंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। विंग कहता है, ऐसा ही है, मैंने पैसों के लिए वांग जी के साथ सो गया था और जिसका नतीजा हमारा आयुन है। वेन्निंग कहता है, तो इसलिए लान मांग जी आयुन से इतना नफरत करता है, तो इसलिए तुम ना तो उसका बॉयफ्रेंड हो ना तो उसका हस्बैंड हो? विंग कहते हैं, हाँ, ना तो मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, ना तो मैं उसका हस्बैंड हूँ, और ना ही मैं आयुन का फादर हूँ, सेकंड फादर। तो वेन्निंग कहता है, तो तुमने पैसों के लिए किया? तो कितने पैसों के लिए किया था? तो विंग नर्वसली हंसते हुए कहता है, जितना मिस्टर सियान को चाहिए था उतना एडिल मिस्टर सियान ने किया था, मैं बस उसके हाथ की कठपुतली था। वेन्निंग कहता है, इसका मतलब तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया था? विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है? वेन्निंग कहता है, पैसों के लिए तुम इस हद तक गुजर जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बात पर भरोसा नहीं करता। तो विंग पूरे बात खुलकर वेन्निंग को बताने लगता है। विंग कहता है, देखो मिस्टर सियान भी एक बिजनेसमैन है, मिस्टर लान कुरान वो भी एक बिजनेसमैन है, पर मिस्टर सियान से कई गुना ज़्यादा वो अमीर है, उसे वो 10 बार खरीद सकता है। तो मिस्टर सियान को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत था अमीर बनने के लिए, इतना सारा पैसे कि मैं बता नहीं सकता वो कितना लालची इंसान है, और मुझे बस यूज़ किया पैसों के लिए, और मैं उसके हाथ की कठपुतली इसलिए बन गया था कि उन्होंने बताया था कि वो मेरी माँ की इलाज कराएगा और वो मेरी माँ को ठीक करवा देगा। मेरी माँ बहुत बीमार थी और तब मैं मिस्टर सियान के साथ रहता था, मैं और मेरी माँ। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर मैं उनकी बात मानूं तो वो मेरी माँ को ठीक कराएगा, अगर मैं उनकी बात ना मानूं तो मेरी माँ के लिए वो एक भी पैसा खर्च नहीं करेगा। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो मेरे घर से निकलना बंद करवा दिया, ताकि और वो हर बात मनाने के लिए मेरी माँ को टारगेट करता था। अगर मैं उनका कुछ बात ना मानूं तो बोलता था कि वो मेरी माँ की इलाज नहीं करेगा और मेरी माँ को वो जान से मार देगा, ऐसा ऐसा बहुत कुछ। या तो मैं बता नहीं सकता किस किस तरह से मिस्टर सैन ने मेरे ऊपर टॉर्चर किया था। तो वैनिंग कहता है, और लान कुरान की और वांग जी की मुलाकात कैसे हुआ, मतलब किस तरह तुमने उनको इस्तेमाल किया? तो विंग कहता है, लान कुरान को एक बारिश चाहिए था, जैसे कि लान मांग जी, वो किसी से शादी नहीं करना चाहता, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, वो थोड़ा मेंटली डिप्रेस था, वो मेंटली पागल बन रहा था, और लान कुरान चाहता था कि किसी भी तरीके से उसे बस कोई एक मिल जाए जो उसका बारिश को दिला सके, जिसकी वजह से उन्होंने कई ऐसे ओमेगा को लान मांग जी के बिस्तर तक भेजा था, पर लान मांग जी हर एक को रिजेक्ट किया है, और उनकी एक कोशिश कम से कम 3 साल से चल रहा था, और वो मेंटली डिप्रेस्ड इसलिए हो रहा था कि बचपन से वो जो कुछ भी करना चाहता था उन्हें करने नहीं दिया, उन्हें बस एक क्या बताओ खिलौने की तरह इस्तेमाल किया गया, और वो डिप्रेस्ड होते होते मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था, ऐसा भी कह सकते हो कि धीरे धीरे वो पागल बन रहा था। धीरे धीरे लान मांग जी रूम से बाहर जाना बंद कर रहा था, वो अंधेरे कमरे में रहने लगा था। कोई भी ओमेगा उसके रूम तक जाए तो उसको बेइज्जत करके रूम से भगा देता था। ऐसे करते वक्त विंग एक दिन वांग जी के रूम तक जाता है, जैसे कि विंग की फादर ने उसे समझा बुझा कर कहा था कि किसी भी तरीके से लान मांग जी के साथ उससे इंटीमेट होना ही है,
और लानकुरन को एक बारिश देना ही है। जो कोई भी ओमेगा लानकुरन को एक बारिश देगा वो उसे बहुत सारा मुँह मांगे रकम देगा। और विंग को बस इसलिए इस घर में भेजा गया था, लानमांग जी के पास भेजा गया था। जब विंग लानमांग जी के रूम पर कदम रखता है, कदम रखती पहले तो फर्स्ट टाइम वांग जी दरवाज़ा ओपन होने की नॉइस से ही वो एक कांच का बॉल उसे फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से विंग के पैरों में जाकर गिरता है। और विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है वांग जी की इस हरकत को देख के। विंग एक कदम और बढ़ाता है तो वांग जी रूडली कहता है, तुम जो कोई भी हो, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुम अपना खुद का भलाई चाहते हो तो रूम से बाहर चले जाओ। विंग सोचता है, सच में मैं इस इंसान के साथ बात कैसे करूं? ये तो चेहरा तक नहीं देखना चाहता, बात तो दूर की बात है। विंग वहाँ पर खड़ा था। वांग जी कहता है, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा ना इस रूम से बाहर चले जाओ। विंग अपना कदम पीछे ही लेता है। विंग को एक बात याद आता है, अगर उसने अपना काम ख़त्म किए बिना अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर वो घर पर लौटा तो वो उसकी माँ को जान से मार देगा और मिस्टर सियन जैसे इंसान कुछ भी कर सकता है। विंग सोचता है, नहीं, मुझे डरना नहीं है, मुझे अपना काम सक्सेस करना है। विंग फिर भी अपनी कदम आगे बढ़ाता है और कहता है, तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो ठीक है, जान से मार दो। फाइनली वांग जी अपनी नज़रों को उठाने लगता है कि ये फर्स्ट टाइम था कि कोई था जो वांग जी की बात को इग्नोर करके उसके तरफ कदम बढ़ा रहा था। और वांग जी को बहुत गुस्सा भी आ रहा था उसके कदमों से। वांग जी धीरे धीरे जब अपनी चेहरे को, अपनी नज़रों को ऊपर उठाता है, विंग एक स्माइल फेस लेके वो वांग जी की तरफ देख रहा था। और वांग जी उस स्माइल को देख के और भी गुस्सा हो रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है? ऐसा बोल के वांग जी उठ कर खड़ा होता है और वो सीधे विंग के पास आता है और विंग के गले को दबाने लगता है। पर विंग के फेस पर अभी भी स्माइल था। विंग की सांसें पूरी तरीके से अटक गया था, पर विंग अपनी फेस पर वो दिखाता नहीं है कि वो तकलीफ़ में है। फाइनली वांग जी उसके गले को छोड़ देता है और कहते, तुम कौन हो और तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हो पैसों के लिए? विंग कहता है, वो बात अलग है, पर आप इतना गुस्से में क्यों हो? आपको ओमेगा से इतना प्रॉब्लम क्यों है? वांग जी कहता है, ओमेगा, मुझे तुम जैसे इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत है जो पैसों के लिए कुछ भी करता है। विंग कहता है, हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होता है, कुछ चीज़ें समझना भी चाहिए, मन की आंखों से देखना भी चाहिए, जैसे कि मुझे। वांग जी थोड़ा स्माइल करते हुए वो विंग की फेस को देखने लगता है और कहता है, जैसे कि तुम में और उस इंसान में क्या फ़र्क है? तुम भी तो पैसों के लिए मेरे पास आए हो ना? विंग कहता है, पैसों के लिए? ऐसा भी तो हो सकता है, मैं तुम्हें प्यार करने के लिए आया हूँ। वांग जी कहता है, प्यार? प्यार जैसे शब्द तुम लोगों के मुंह से जचता नहीं है। विंग कहता है, खैर छोड़ो। ऐसा बोल के विंग थोड़ा हट जाता है और वो एक जगह पर बैठ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं पैसों के लिए आया हूँ। हर कोई पैसों के लिए काम करता है, तो मैं भी पैसों के लिए काम कर रही हूँ। तो तुम मुझे नफ़रत करो, भगा दो, गला दबा दो, जान से मार दो, जो करना है करो, मैं तो यहीं रहूँगा तुम्हारे पास। तुम्हारे पापा ने, मतलब मिस्टर लानकुरन ने जो काम करने के लिए मुझे यहाँ पर लाया है, मैं तो वो करके जाऊँगा। वांग जी की सर गुस्से से फट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस इंसान को अभी भगा दो। वांग जी तुरंत विंग के हाथ को पकड़ता है और खींच के उसे रूम से बाहर करने ही वाला था। विंग अचानक ही वांग जी को पलट के उसे दीवार में पिन करके उसके गले को दबा देता है और कहता है, देखो, जान से तो मैं भी मार सकता हूँ, पर हर खेल ऐसे ख़त्म नहीं होता कि जान से मार दो। कुछ खेल टाइम लेकर खेलना चाहिए, जैसे कि मैं तुम्हारे बिस्तर तक आना चाहता हूँ और तुम मुझे बिस्तर में लाना नहीं चाहते, तो मैं देखना चाहता हूँ कौन हारता है कौन जीतता है। क्या मैं जीत जाता हूँ तुम्हें अपनी बस में करने में, या फिर तुम जीत जाते हो मुझे इस रूम से बाहर करने में? खेल में थोड़ा मज़ा तो आने दो। है, ऐसी जान लेकर खेल को ख़त्म क्यों करना चाहते हो? इतना बोल के विंग अपनी नोज़ को वांग जी की नोज़ पर मिलाता है। दोनों की नोज़ टच हो रहा था और विंग धीरे धीरे जैसे अपने हाथ को ढील दे रहा था वांग जी गले को छोड़ने के लिए, वैसे धीरे धीरे वो अपने ओमेगा फेरोमेंस को वो रिलीज़ कर रहा था, जिसकी वजह से वांग जी को 1 सेकंड में ट्रिगर कर रहा था उसकी अल्फा फेरोमेंस पर। और वांग जी इस बात के लिए शॉक्ड हो गया था कि किसी की फेरोमेंस, ओमेगा फेरोमेंस इतना जल्दी अट्रैक्ट उसे कैसे कर सकता है। मतलब
इससे पहले जितने सारे ओमेगा वांग जी के बेडरूम तक आया था, वो सारे लोग पहले से ही वो ओमेगा फेरोमोन रिलीज करके वो अंदर आया था, ताकि वांग जी के साथ मतलब वांग जी को पटाने के लिए उसे ज़्यादा वक्त ना लगे। पर विंग पहले से ऐसा नहीं किया था, पहले से वो नॉर्मल था। पर जैसे विंग अपना ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया था, वो वांग जी को 1 सेकंड में ट्रिगर कर दिया। मतलब वांग जी की अल्फा फेरोमोन्स रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। वांग जी तुरंत ही विंग को पलट के उसके गले को पकड़ के, मतलब गले को दबाया नहीं था, उसकी नेक से पकड़ कर विंग की यार में कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारा ये फेरोमोन्स इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों कर रही है। विंग हंस पड़ता है। विंग कहता है, तुम हार मानने वाले हो क्या। वांग जी तुरंत ही अपनी होश पर आता है और वो अपनी बातों की टॉपिक को घुमाता है और कहता है, हार और मैं बस ये पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो। विंग कहता है, मेरा नाम विंग है और मुझे तुम्हारे डैड ने यहाँ तक भेजा है। वांग जी हंसते हुए कहता है, तो तुम मेरे डैड को बारिश देने वाले हो। तभी विंग वांग जी गले को छुड़ाते हुए वो बेड पर बैठ जाता है और कहता है, चलो हम बात करते हैं। हम पहले बात से एक दूसरे को जानते हैं, फिर हम इस गेम को खेलेंगे। वांग जी कहते हैं, तुम बड़े चालाक हो। जितना फेस तुम्हारा मासूम दिखता है, तुम उतना मासूम नहीं हो। विंग कहता है, मासूम शकल, इस खेल में ये भी एक हिस्सा है। वांग जी कहता है, आसानी से लोग को फंसा सकते हो, यही ना। विंग हंसता है। विंग कहता है, ये बताओ तुम्हारे डैड को बारिश क्यों चाहिए। वांग जी कहता है, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगा। विंग कहता है, खैर छोड़ो, ये तो बता दो तुम अपने पापा की बात क्यों नहीं मानते, उन्हें बारिश क्यों नहीं दे देते। या फिर ये बताओ तुम्हें वो सब मन नहीं करता, या फिर तुम। वांग जी कहता, मैं। विंग कहता है, इससे पहले बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम समझ गई हो। वांग जी कहता है, मैं नहीं चाहता कि इस घर में और कोई एक ऐसा बच्चा है जिसे सिर्फ खिलौने की तरह यूज़ किया जाए। विंग कहता है, ऐसा क्यों। वांग जी कहता है, जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, इससे आगे मत बढ़ो, यहाँ से निकल जाओ। विंग कहता है, अगर मैं नहीं गया तो। वांग जी कहता है, अच्छा। इधर वांग जी और विंग बात कर ही रहा था, तब लान कुरान अपनी बेडरूम पर बैठा हुआ था। तभी एक सर्वेंट आता है। लान कुरान कहता है, वो ओमेगा वांग जी के रूम पर गया है क्या, उसे बाहर फेंक दिया, कितना टाइम हुआ। तभी वो सर्वेंट कहता है, कम से कम 15 मिनट। तभी लान कुरान कहता है, 15 मिनट। तभी वो सर्वेंट कहता है, हाँ। तभी लान कुरान खुश हो जाता है। लान कुरान को लगता है कि शायद उसका काम सक्सेस हो रही है, इसलिए लान कुरान खुश हो जाता है। इधर वांग जी और विंग को फिर से दिखाते हैं। वांग जी कहता है, एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ। ऐसा बोल के वो विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग के हाथ को पकड़ के उसे बेडरूम से बाहर कर देता है और कहता है, दोबारा मेरे बेडरूम में मत आना। ऐसा बोल के वांग जी दरवाज़ा लगा देता है। विंग को जब बेडरूम से बाहर कर दिया गया था, विंग जब सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, विंग मन में सोचता है, मुझे जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करना पड़ेगा ताकि जल्दी से पैसा मिल जाए और मेरी माँ का इलाज हो सके। विंग जब ये सोचते हुए पूरा नीचे आ जाता है, कुछ सर्वेंट विंग को कंग्रेचुलेसन कहता है, जिसकी वजह विंग को समझ में नहीं आ। तब एक सर्वेंट आता कहता है, हमारी मास्टर ने कहा है जब तक बेबी बॉर्न नहीं हो जाता तब तक आपको इसी घर में रहना पड़ेगा। विंग कहता है, क्या। तब वो सर्वेंट कहता है, हाँ, हमारी मास्टर ने यही कहा है। विंग वहाँ पर शॉक्ट होकर खड़ा रहता ही है। तभी लान कुरान आता है और कहता है, विंग तुम अपनी काम में सक्सेस हुई हो ना, और भी चाहता हो जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाते और बेबी बॉर्न नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इस घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे घर की बारिश को जन्म देने वाले हो। तो तुम समझ सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, तो तुम इसी घर में रहोगे। विंग कहता है, इन लोगों को गलतफहमी हो चुका है, मैं अभी तक वो काम नहीं कर पाया। जब विंग ऐसे सोच ही रहा था तब लानकुरन वहाँ से चला जाता है। विंग भाई के सोफे पर बैठ जाता है और शॉक्ट हो जाता है और कहता है, मैं यहीं पर रहूँ 9 महीने तक, कैसे। और इलान मार्क जी इतना ज़्यादा रूड है, मुझे तो नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊँगा। फिर विंग को अपनी माँ की याद आता है और विंग सोचता है, नहीं, मुझे ये काम कैसे भी करके करना पड़ेगा। सबको लग रहा था कि विंग ने अपना काम कर दिया है। इधर कुछ पैसे मिस्टर सियान की अकाउंट पर ट्रांसफ़र भी हो गया था। मिस्टर सियान भी बहुत ज़्यादा खुश था। और विंग जब बच्चे को जन्म दे देगा उसके बाद तो मिस्टर सियान को और भी ज़्यादा पैसे मिलेगा। और इधर विंग अपना काम सक्सेस नहीं किया था। नेक्स्ट डे आता है।
विंग को एक बार भी मौका नहीं मिला था वांग जी के पास जाना, और विंग को एक काम बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था और बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि विंग इससे पहले ऐसा कोई भी काम नहीं किया था, मतलब इस तरीके के काम वो कभी नहीं किया था। बस मिस्टर सियान की वजह से उसे क्या क्या करना पड़ रहा, ये सोच के विंग अपसेट भी था, बुरा भी लग रहा था कि उसे क्या क्या करना पड़ रहा। विंग जब वहाँ पर बैठा था, फिर विंग सोचता है अगर मिस्टर सियान को और लान कुरान को पता चल जाए कि वो अपना काम नहीं करा और वो प्रेग्नेंट नहीं होने वाला, तो जितने पैसे ट्रांसफ़र हुआ है शायद वो सब वापस भी कर ले, और शायद उसे इस घर से भी धक्के मार के निकाल दे, और शायद मिस्टर सियान उसकी माँ को जान से न मार दे। वैसे भी वो इंसान, बेरहम इंसान, कुछ भी कर सकता है। इससे पहले भी मिस्टर सियान ने एक बार ऐसा कोशिश कर चुका था। विंग बड़ी मुश्किल से मिस्टर सियान को मना के उसकी माँ की इलाज कराया था, पर इस बार वो ऐसा कोई गलती नहीं कर सकता। जब विंग के दिमाग में ये सारे ख्याल आता है, वो वांग जी के पास जाता है। वांग जी वो अपने रूम पर नहीं, वो छत पर वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा था, मतलब सिगरेट पी रहा था। विंग पास में जाके वो बैठ जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है और चुपचाप हो जाता है। वांग जी जब देखता है कि वो इंसान फिर से उसके पास खड़ा है, वांग जी इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी गुस्से के मारे कुछ बोल नहीं जा रहा था। विंग कहता है चुप रहो, कुछ मत बोलो। क्या मैंने तुमसे कुछ बातें की है, या फिर तुम्हें टच की है, या फिर मैं तुम्हें वो सब काम करने के लिए ज़बरदस्ती कर रही हूँ? विंग वांग जी का मुंह बंद करवा दिया था। विंग कहता है तुम स्मोकिंग कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता स्मोकिंग तुम्हारी हेल्थ के लिए बुरा असर पड़ेगा? वांग जी कुछ नहीं कहता, वो फ़िलहाल स्मोकिंग कर रहा था। विंग कहता है स्मोकिंग करना बंद करो, ये सही नहीं है सेहत के लिए। वांग जी कहता है तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें अच्छा नहीं लगता। विंग कहता है हाँ, कुछ बातें कुछ लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता, पर कम से कम मैं बोल तो सकता हूँ, भले तुम्हें अच्छा ना लगे। विंग देखता है कि वांग जी फिर से स्मोकिंग कर रही है, इसलिए विंग वांग जी के हाथ से वो सिगरेट ले लेता है और वो स्मोकिंग करने लगता है। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो हैरानी से विंग की फेस को देखने लगता है, और विंग चुपचाप स्मोकिंग कर रहा था। वांग जी कहता है अभी तो तुम मुझे सिखा रहे थे कि स्मोकिंग करना बुरी बात है, पर तुम खुद क्यों कर रही हो? विंग कहता है तुम ये क्यों पीते हो, टेंशन कम करने के लिए या फिर परेशानी दूर करने के लिए? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे अच्छा लगता है। विंग कहता है मैं बस देख रही हूँ इसे पीने के बाद इंसान क्या महसूस करता है। वांग जी कहता है तो तुमने क्या महसूस की? विंग कहता है कुछ भी नहीं, लोग बस ऐसे ही पीते रहते हैं। ऐसा बोल के वो सिगरेट को नीचे फेंक देता है और अपने पैरों से उसे मसल देता है। वांग जी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मेरा नशा उतार दी है? विंग कहता है मैं तो वही चाहता हूँ कि तुम्हारा नशा उतर जाए, सिगरेट पीने की। वांग जी कहता है इतना अपनापन किस बात की, बस मेरी बेडरूम तक जाने के लिए? मत करो, कुछ पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। विंग कहता है मैं यहाँ पर कुछ पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। वांग जी कहते हैं कितने सारे? विंग कहता है जितना लान कुरान दे सकता है उतना, और उतना तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे बैंक अकाउंट सारा कुछ तुम्हारा पापा संभालता है, तुम्हारे पास उतना नहीं है जितने तुम्हारे पापा के पास। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप गुस्से में खड़ा रहता है। विंग कहता तुमने बताया नहीं, तुमने वो बात मुझे क्यों कहा? वांग जी कहते कौन सी बात? विंग कहते तुमने कहा था ना कि तुम नहीं चाहते कि इस घर में और एक बच्चा खिलौने की तरह इस्तेमाल हो, इसके मतलब तुम खिलौने की तरह इस्तेमाल हुए हो। अब तक तो तुम समझ गए होंगे, मेरा सब कुछ मेरा पापा तय करता है, मेरा बैंक अकाउंट सारा कुछ, यहाँ तक मेरे बिस्तर पे कौन आएगा वो भी मेरा पापा डिसाइड करता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक खिलौना हूँ, उनके हाथ की कठपुतली हूँ? विंग कहता है अगर देखा जाए तो हम सब किसी की हाथ की कठपुतली है। फ़र्क इस बात की है कि तुम अपनी पापा की, मैं किसी और की, या तो फिर किसी और चीज़ की। तुम समझ नहीं सकते, हर इंसान के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, पर ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुका है। ऐसा बोल के विंग अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हैं, वो बिल्कुल वांग जी के पास आता है, और वांग जी बस विंग के चेहरे को देख रहा था। विंग अपने दोनों हाथ वांग जी के नेक पर डालते हुए वो वांग जी के बिल्कुल करीब आ गया था, और विंग वांग जी को बिल्कुल एक हिप्नोटाइज की तरह कर दिया था। जो वांग जी कुछ विंग की आंखों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखों में दिख रहा था, जैसे कि विंग ने आंखों ही आंखों में वांग जी को हिप्नोटाइज कर दिया है। विंग तुरंत ही वांग जी की लिप पर किस करता है।
जिसकी वजह से वांग जी भी विंग की लिप पर किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को एक लॉन्ग टाइम के लिए किस करता है। धीरे धीरे विंग वांग जी के नेक पर किस कर रहा था, पर अचानक ही तुरंत ही जैसे वांग जी का हिप्नोटाइज दूर हो गया था, वो अचानक ही विंग को हटा देता है और कहता है, तुमने भी वही काम करना शुरू कर दिया है, बस पैसों के लिए। मैं गलत था, कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारी बातों में आ गया था। ऐसा बोल के वांग जी गुस्से से वो फिर से अपनी बेडरूम पर चला जाता है। कुछ दिन विंग ऐसा ही कोशिश करते रहता है और वांग जी बस विंग को दूर करता रहता है, पर मन ही मन वांग जी शायद विंग की बातों में आ रहा था। वो विंग के सामने वो कुछ नहीं कर पाता, जैसे कि वो विंग की बातों में आ जाता है। विंग की ओमेगा फेरोमेन्स वांग जी को टारगेट करने लगता है, जिसकी वजह से वांग जी हमेशा विंग की बातों से टारगेट होता है। और इन सभी बीचों में कुछ तो है जो वांग जी को कनेक्ट कर रहा था कि विंग की बातें ना चाहते हुए भी उसे सुनना पड़ता है, विंग की बात को गौर करना पड़ता है, विंग की तरफ वो खींचा चला जाता है। और ऐसे ही विंग और वांग जी एक दिन रात को इंटीमेट होता है, जिसकी वजह से विंग उस काम में सक्सेस होता है और विंग ने कम से कम 9 महीने बाद एक बेबी जन्म देता है। और बेबी को जन्म देते ही लान कुरान ने 2 घंटे के अंदर उस बेबी को विंग से छीन कर लेकर चला गया था। हॉस्पिटल से एडमिट होते ही विंग अपनी बेबी को देखने के लिए वो लान फैमिली गया था, पर विंग जैसे मेन गेट के अंदर से जा रहा था, गार्ड विंग को अंदर जाने नहीं देता, वो उसे उसी में रोक लेता है। विंग बहुत मिन्नतें करता है कि वो वहाँ तक जाए, पर लान कुरान मेन गेट के सामने आता है और विंग को क्लियरली बता देता है कि इस बेबी के साथ उसका कोई नाता नहीं है, वो बस पैसों के लिए इस बारिश को जन्म दी है, वो बस पैसों के लिए काम किया है, अब उसे पैसे मिल चुका है, तो आज के बाद वो अपने शक्ल दोबारा ना दिखाए, वो दोबारा इस बेबी से मिलने की कोशिश तक ना करे। अगर वो दोबारा मिलने आए तो इतना बोल के विंग अपनी बात को ख़त्म करता है। वेनिंग कहता है, तो तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, ओह सॉरी। तो विंग कहता है, सॉरी कहने की कोई बात नहीं है। वेनिंग कहता है, अगर मुँह मांगे रकम तुम्हें मिल चुका था, मतलब मिस्टर सियान को मिल चुका था, तो अभी भी तुम अपनी माँ को लेकर भुगत क्यों रही हो। विंग कहता है, उसने भी हमें धोखा दे दिया, उसने मुझे कुछ पैसे देकर मुझे और मेरी माँ को निकाल के फेंक दिया। मैंने उनके ऊपर भरोसा किया था, अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो वो मेरी माँ को ठीक करा देगा, मतलब मेरी माँ के इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए वो खर्च करेगा, पर नहीं किया। अब मैं ज़िंदगी से थक चुका हूँ, तो मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं लान मांग जी का सामना भी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपनी माँ को लेकर एक होम टाउन छोड़कर चला गया था। वेनिंग कहता है, वी एक बात बताओ। वी कहता है, हाँ पूछो। वेनिंग कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना तुम लान मांग जी को प्यार कर बैठे थे। विंग कहता है, अब क्या फ़र्क पड़ता है, सच क्या है और झूठ क्या है, सच तो ये है ना कि मैंने पैसों के लिए काम किया था। विंग कहता है, फिर भी मुझे जानना है। विंग कहता है, छोड़ो इस बात को। ऐसा बोल के विंग वहाँ पर अल्कोहल का ग्लास भी छोड़ देता है और सिगरेट को वो फिर से दोबारा देखने लगता है। ये सिगरेट वो वहीं से आदत लगाया था जहाँ पर वांग जी खड़े होकर पी रहा था। एक दिन वही समझाया था कि ये बुरी आदत है, पर आज इस आदत को उसने लगा लिया है, क्योंकि इसे पीने के बाद शायद उसका पेन कम होता है, उसे नहीं पता, बस अच्छा लगता है। उसने भी पीना स्टार्ट कर दिया है। वो शायद वो पुराने वाले विंग नहीं रहा। विंग चुपचाप अपनी बेड पर जाके सो जाता है। इस बात को 2 दिन हो गया था, विंग आयोन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए विंग प्लान बनाता है कि वो लैंड मेंशन पर जाएगा और वो आयोन को मिलेगा। तभी वन्नी कहता है, तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा और मैं वांग जी का घर देखूँगा। और विंग कहता है, तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, और वहाँ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हें पता है। तो वन्नी कहता है, कितना भी ज़्यादा मुश्किल हो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम में पड़ गई तो तुम्हें कौन बचाएगा। विंग कहता है, तो क्या तुम मुझे बचाओगे। वन्नी कहता है, ऑफ कोर्स, मेरे अलावा और कौन है तुम्हारे पास। विंग कहता है, सच में तुम्हारे अलावा और कौन है मेरे पास, चलो फिर तुम भी मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के विंग वो आयोन को मिलने के लिए वो वेनिंग और वो दोनों मिलकर वो आयोन के रूम पर जाता है, पर घर इतना बड़ा था। वेनिंग कहता, विंग क्या तुम श्योर हो तुम इस लैंड मैंसन के अंदर जाओगे गेट को पार करके, और वो भी सीक्रेटली, तुम देख रहे हो कितना सारा गार्ड है। तब विंग कहता, वेनिंग इस घर में मैं 1.5 साल रहा हूँ, तो तुम समझ रही हो। वेनिंग कहते, तुम 1.5 साल इस घर में रहे थे। विंग कहते, हाँ 1.5 साल। तो वेनिंग उंगली को गिनने लगता है और सोचता है, आयुन तो जन्म लेने में 9 महीने लगा था, और तो
विंग कहते तो वांग जी को पटाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा था, उसे पटाना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। तो वेन्निंग कहता है सच में इतना मुश्किल था एक अल्फ़ा को पटाने के लिए? तुम इतना खूबसूरत ओमेगा हो, तुम पर लालत है मुझे। तब विंग कहता है वेन्निंग, मैं यहाँ पर आयुन को देखने आया हूँ, तुम्हारे मुँह से ये सब बातें बकवास बातें सुनने नहीं आया हूँ। यहाँ खड़े खड़े मैं ये डिसाइड करूँगा कि मैं कौन सी चीज़ की काबिल हूँ या फिर कौन सी चीज़ की काबिल नहीं हूँ। तुम अपनी बकवास बातें अपने पास रखो, अगर मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो यहीं खड़े रहो, मेरे इंतजार करो। वेन्निंग कहता है अरे नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे साथ लेकर चलो। विंग कहते हैं तो फिर मुझे फॉलो करो। ऐसा बोलकर विंग पीछे की डोर पर जाता है। पीछे की तरफ कम से कम 2 से 3 दरवाज़ा था। इतना सारा दरवाज़ा क्यों था, वेन्निंग सोचने लगता है। पर विंग ये सारा चीज़ें नहीं सोचता। विंग एक दरवाज़ा कूद के वो गेट के उस पार जाता है, दीवार चढ़ के उस पार जाता है। उस पर जाने से ही एकदम सा आ जाता है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आ जाता है। पर विंग को वहाँ का जगह पता था, उस गेट के अंदर एक छुपने की जगह है, इसलिए विंग जल्दी से छुप जाता है। छुपते ही वो गार्ड वहाँ पर आता है, पर वहाँ पर कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। वो गार्ड चले जाने के बाद विंग और वेन्निंग वहाँ से निकलता है। वेन्निंग कहता है विंग तुम्हें पता तो है ना आयुन कौन से रूम पर रहता है, यहाँ इतना सारा रूम है। तब विंग कहता है मुझे पता है, वो मेरे रूम में रहता है, सॉरी जिस रूम में मैं रहता था उसी रूम में रहता है। तब वेन्निंग कहता है अच्छा ठीक है। विंग कहता है वो नीचे के रूम पर रहता है और खिड़की से जाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस गार्ड की नज़र से छुप कर रहना और मुझे फॉलो करना। ऐसा बोल के विंग छुपते छुपाते वो खिड़की के अंदर से वो आयुन के रूम पर जाता। आयुन की बेडरूम की लाइट्स ऑन था, इसलिए विंग आसानी से अंदर जा पाता है और वो आयुन की फेस को देख पाता है। विंग आयुन के पास जाता है और आयुन को जी भर के देखने लगता है। तो वेन्निंग कुछ कह नहीं वाला था, विंग उसे चुप करने की इशारा करता है और कहता है कुछ मत बोलो, वो सो रही है, अगर नींद से जाग जाएगा तो वेन्निंग कहता है पर ये कितना क्यूट है। विंग कहते हैं हाँ, आखिरकार ये मेरा बेटा है। तो वेन्निंग कहता है पर मैंने वांगजी को भी देखा है, वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत है, इसलिए शायद तुम दोनों का बेटा इतना। तभी विंग कहता है बस चुप करो, हम दोनों का नहीं, ये सिर्फ मेरा बेटा है या फिर वांगजी का बेटा है, हम दोनों का कोई नाता नहीं है, तो हम दोनों को एक साथ मत जोड़ो। विंग की बात सुनकर वेन्निंग अपनी लिप पर फिंगर रख देता है, उसे कुछ बोलना नहीं था। विंग बस उसे जी भर के देख रहा था, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगा या फिर टच करेगा तो हो सकता है आयुन की नींद टूट जाए और वो चिल्ला दे। अगर चिल्ला दे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इतना करीब होते हुए भी विंग ना तो आयुन को टच करता है और ना ही तो कुछ बातें करता है, वो बस चुपचाप आयुन को देखने लगता है। विंग का ज़्यादा टाइम रुकने का इरादा नहीं था, वो बस चाहता था कि वो एक नज़र अपनी बेटे आयुन को देख ले। पर 5 से 10 मिनट हुआ था कि विंग वहाँ पर बैठा हुआ था। विंग को अचानक एक नॉइज़ सुनाई देता है, किसी के चलने के हट कोई रूम की तरफ आ रहा था। ये नॉइज़ मिलते ही विंग तुरंत ही खिड़की से भागने लगता है। विंग के साथ साथ वेन्निंग भी भाग जाता है। विंग तुरंत ही वो खिड़की टपक के वो चला जाता है और ये था वांग जी। वांग जी अपनी स्टडी रूम से वो सोने के लिए जा रहा था, पर अचानक ही वांग जी का मन हुआ कि वो एक बार आयुन को देख ले। ऐसा तो वांग जी कभी नहीं करते, वो हमेशा सुई आली के ऊपर छोड़ देता या फिर लानकुरन के ऊपर, क्योंकि आयुन इस घर का वारिस था, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती था। उसका ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, सबसे ज़्यादा ख्याल लानकुरन रखता है क्योंकि उसे ही वारिस चाहिए था। तो पता नहीं क्यों आज अचानक ही वांग जी को आयुन का देखने का मन हुआ। वांग जी आयुन से प्यार तो करता है, ये बात आप लोगों की पता है, पर कुछ चीज़ें हैं जो वांग जी हमेशा ही दिखाता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, इतना ज़्यादा नफरत करता है कि वो बता नहीं सकता। वांग जी जब आयुन के रूम की दरवाजे को खोलता है, खोलते ही वांग जी को एक खिड़की से हवा सा झोंका महसूस होता है, जैसे कि हवा का झोंका वांग जी को छू लिया था। और उस हवा के झोंके में विंग के जो ओमेगा फेरोमोन्स है वो थोड़ा बहुत उसे महसूस हुआ था, मतलब विंग का होने का एहसास उसे मिला था। वांग जी तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सेंट को महसूस करता है। एक पल के लिए लगा था कि वो विंग यहाँ पर था, इसलिए वांग जी तुरंत ही रूम के अंदर आता है और वो रूम की चारों ओर देखने लगता है। फिर वो एक ही सेकंड में वो जो सेंट था वो गायब हो जाता है। वांग जी सोचता है शायद मेरा वहम होगा, विंग यहाँ पर कैसे हो सकता है और विंग कहाँ है किसी को नहीं पता। वांग जी इस बात को इग्नोर करके वो आयुन की तरफ जाता है, देखता है कि आयुन काफ़ी अच्छे तरीके से सो रही है, इसलिए वांग जी अपना हाथ बढ़ाता है आयुन की फोrehead को टच करने के लिए। पर ना जाने क्यों एक चीज़ वांग जी को रोक रहा था, ईगो। ईगो हो सकता है। वांग जी अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और वो आयुन को टच नहीं करता, वो वहाँ से चला जाता है।
और एक चीज़ वार्निंग देख रहा था, क्योंकि विंग इधर उधर देख रहा था कि कहीं पर गार्ड है या फिर नहीं है। वो ये देख रहा था वो कैसे यहाँ से जा सकता है। वो खिड़की टपक के बाहर तो आ गया था, पर वहाँ से वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत वार्निंग देखता है। सच में ये इंसान कितना ज़्यादा हार्टलेस है। अपने बच्चे को टच करने जा रहा था पर फिर भी टच नहीं किया, वो चला गया। वी कैसे भी करके वो वहाँ से चला तो जाता है, पर इधर हम वांगजी को दिखाते हैं। वो जो कुछ सेकंड का फासला था, मुझे कुछ सेकंड का विंग का होने का एहसास हुआ था। वांगजी के दिल की तार को छेड़ दिया था। वांगजी जब अपने बेडरूम पर जाता है, वो पानी पीता है और वो आंखें बंद करता है। वांगजी जब अपनी आंखें बंद करता है, वांगजी को विंग का चेहरा याद आता है, एक हंसता हुआ चेहरा। कितना मासूम था वो चेहरा। वो मासूम चेहरा वांगजी के सामने एक इविल की तरह काम करता है। वांगजी ने जब आंखें बंद किया था, वांगजी को वो पल याद आता है जब पूरे घर वाले को ये न्यूज़ मिला था कि फाइनली विंग प्रेग्नेंट है। और घर में सब लोग खुशियाँ मना रहा था। घर में मतलब घर में सिर्फ 2 ही मेंबर था, एक था वांगजी और एक था लान कुरान। और लान कुरान के साथ सभी सर्वेंट खुशियाँ मना रहा था कि फाइनली विंग प्रेग्नेंट है। वांगजी ने सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, क्योंकि उसकी कोशिश बेकार था। वो विंग के सामने हार गया था और विंग ने बड़ी चालाकी के साथ उसे हरा दिया था। वांगजी बहुत गुस्से में था और वो गुस्से में वो विंग के रूम में विंग से मिलने जा रहा था, मतलब मिलने गया था। विंग तब उल्टी करने के लिए, मतलब वॉमिट करने के लिए वो वॉशरूम पर गया था और विंग को बहुत तकलीफ हो रहा था वॉमिट करते वक्त। विंग वॉमिट करने के बाद वो थोड़ा थक गया था और जब वो थक के वॉशरूम से बाहर आता है, वांगजी वहाँ पर गुस्सा फेस लेके खड़ा था। वांगजी कहता है, ओह वाह, तुम मेरे बच्चे के माँ बनने वाले हो और बताओ ये फीलिंग तुम्हें कितना अच्छा लग रहा होगा। ओह सॉरी, मैं ना भूल गया था, मैं ना कितना बकवास करती हूँ, लोग ऐसे मुझे पागल नहीं कहता। तुम इस बच्चे की माँ कैसे बन सकते हो? तुम्हें तो इस बच्चे को छोड़कर जाना होगा। बच्चे जन्म देते ही तुम्हारा इस घर से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और इस बेबी से रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। तुम इस बेबी का कुछ नहीं लगते, तुम बस एक खरीदे हुए माँ हो। तुम समझ रही हो? मिस्टर लाल कुरान ने तुम्हें बस खरीदा है माँ बनने के लिए, मतलब इस बच्चे के लिए तुम्हें खरीदा है। तुम बिके हुए इंसान हो और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कोई रहेगा? कोई नहीं। ये जो तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है ना, तुम देखो कोई है तुम्हारे पास? कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें पैसों से खरीदा गया है। वी, मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है पैसों से, एक अच्छा इंसान, प्यार और इज्जत तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा वो चीज़। तुमने जो किया है ना मेरे साथ, इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। विंग की आंखें नम हो जाता है। विंग की आंखें नम देख के, विंग की आंखों में आंसू देख के वांगजी तरस नहीं खाता। वांगजी विंग की और करीब जाते कहते, ओह तुम्हें तो रोना आ रही है? ओह तुम्हें रोना भी आता है? बेचारे विंग को रोना आ रही है। क्या मेरा दिल पिघलना चाहिए यहाँ पर? नहीं, अब नहीं पिघलेगा मेरा दिल। अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। ऐसा बोल के वांगजी टाइटली विंग की गाल को पिंच करते हुए पकड़ता है और कहता है, मुझे बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम पैसों के इतना लालची कैसे हो सकते हो? मतलब पैसा इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है तुम्हारे लिए? तब विंग वांगजी के हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है इसलिए तुम्हें इसका इम्पोर्टेंट पता नहीं है। मेरे पास नहीं है तो मुझे इसका इम्पोर्टेंट पता है। और तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं यहाँ पर किसी से कोई उम्मीद नहीं लगा रही हूँ, ना तो तुमसे ना तो तुम्हारे बाप से। मैं भी यहाँ पर पैसों के लिए आया हूँ। बच्चे को जन्म देते ही मैं इस घर को और इस बच्चे को छोड़ के चला जाऊँगा। तुम मुझसे उम्मीद ही क्या लगा रही हो? मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैंने तो मुंह पर बोला है कि मैं पैसों के लिए आया हूँ। तुम्हारे साथ जो सोना चाहता हूँ वो भी पैसों के लिए। तो तुम्हें नहीं लगता तुमने मेरे ऊपर उम्मीद लगाया है? मैंने कभी उम्मीद नहीं लगाया। और जब मुझे पहले से पता है ये बेबी मेरा नहीं है, तो मैं इस बात का उम्मीद कैसे लगाऊं? सच्चाई तुमसे ज़्यादा मुझे पता है, तो तुम मुझे मत सिखाओ। और हाँ, मेरी हालत पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। ऐसा बोल के विंग वांगजी को धक्का देता है और कहता है, निकल जाओ मेरे रूम से। वांगजी कुछ नहीं कह पाता। वांगजी बहुत गुस्सा हो जाता है। वांगजी गुस्से से उस रूम से निकल जाता है। इधर सीन को स्किप करके हम विंग को दिखाते हैं जो सोया हुआ था। अभी अभी वो आयुन से मिलकर आया था, इसलिए विंग थोड़ा खुश था। उसके फेस पर एक स्माइल था कि कम से कम आयुन ठीक है। तो वेनिंग अचानक ही कहकर उठता है, वैसे वो सच में हैंडसम था।
विंग अचानक ही वो अपनी फोrehead से हाथ हटाकर वो वेनिंग से पूछता है, किसकी बात कर रही हो? तब वेनिंग कहता है, मैं वांग जी की बात कर रही हूँ। मैंने आज उसे देखा, उस रूम पर वांग जी आया था। विंग थोड़ा शॉक्ड होते हुए वो वेनिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या उस रूम पर वांग जी आया था? तभी वेनिंग कहता है, हाँ उस रूम पर वांग जी आया था, तुमने देखा नहीं? विंग तभी उदास होते हुए कहता है, नहीं मैंने नहीं देखा, मैं तो ये देख रहा था कि वहाँ पर कितना गार्ड है और मैं कैसे छुप के वहाँ से आ सकता हूँ। तो वेनिंग कहता है, मैंने देखा है, तुम्हें पता है, मुझे लगता है वांग जी वो आईओन से थोड़ा बहुत प्यार करता है, मतलब थोड़ा बहुत जगह है उसके दिल में। विंग कहता है, होना भी चाहिए। ऐसा बोलकर विंग उदास हो गया था। वेनिंग कहता है, तुम कुछ सोच रही हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, सो जाओ। ऐसा बोलकर विंग भी वो दूसरी तरफ अपने मुंह को टर्न कर लेता है और विंग मन में सोचता है, काश मैं तुम्हारा चेहरा एक बार देख पाता, पर कोई बात नहीं, मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता। ऐसा बोल के विंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस बात को कुछ दिन बीत गया था। विंग को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि वो इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, मतलब वो इस कंट्री को छोड़ने के लिए इतना जल्दबाजी नहीं कर सकता, कम से कम 1 से 2 साल लग जाएगा। विंग सोचता है 1 से 2 साल अगर वो यहाँ पर रहेगा, उसके गुजारे करने के लिए भी उसके पास पैसा होना चाहिए। वैनिंग भी कुछ दिन रुक के वो विंग को छोड़ के वो अपना होम टाउन चला गया था और विंग इधर पर एक जॉब कर रहा था। आईवन भी अब ठीक हो गया था, वो स्कूल आने लगे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। विंग भी अपनी लाइफ में ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन वांग जी वो ऑफिस से अपने घर आ रहा था। रात के 8 बज रहे थे। वांग जी जब घर की तरफ आ रहा था, वांग जी को एक शॉपिंग मॉल दिख जाता है और वांग जी को अचानक ही याद आता है, उसने सुबह सुना था आयुन को चॉकलेट खाना है, पर घर में उस वक्त पर चॉकलेट नहीं था और इस बात पर आयुन बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी उसे डांटा था, चिल्लाया था रोने की वजह से, क्योंकि आयुन का चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना शायद वांग जी को परेशान करता है, इसलिए वांग जी ने डांटा था। पर अभी वांग जी को वो बात याद आती, उसे आयुन के लिए बुरा लग रहा था कि उसने अपने बेटे को डांटा था। भले वांग जी आयुन को अपना बेटा नहीं कहता, पर दिल से वो आयुन को अपना बेटा मानता है और वो क्या ही कर सकता है। आयुन को वो प्यार भी करता है, पर वो हमेशा ये दिखाने में बिजी रहता है कि वो आयुन को कितना नफरत करता है और इसका वजह था सिर्फ विंग, क्योंकि विंग ने इस बच्चे को जन्म दिया था। विंग ने एक गलत हरकत करके इस बच्चे को इस दुनिया में लाया था। वांग जी कभी नहीं चाहता था कि इस घर में एक बेबी आए या फिर उसकी ज़िंदगी में एक बेबी आए या फिर ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान आए जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी चेंज हो सकता है। वांग जी चॉकलेट खरीदने के लिए उस शॉप के अंदर चला जाता है, पर वांग जी इतना सारा चॉकलेट देखता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि आखिर कौन सा चॉकलेट सही होगा और कौन सा चॉकलेट कौन से फ्लेवर का होगा। तो वहाँ पर सारे चॉकलेट को चेक करा था, आखिर वो कौन सा खरीदे। वांग जी के पास एक गार्ड भी था, मतलब वांग जी का बॉडी गार्ड था। वांग जी अपनी बॉडी गार्ड से पूछता है कि वो आखिर कौन सा चॉकलेट ले। तभी वो गार्ड कहता है, मिस्टर लान वांग जी, मेरा कोई बेबी नहीं है और मुझे इस सब के बारे में आइडिया नहीं है। तभी वांग जी रूडली उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पर क्या तुमने ज़िंदगी में चॉकलेट नहीं खाया? तभी वो गार्ड कहता है, सर मैंने खाया तो है, वो बचपन में, पर अभी का बहुत सारा फ्लेवर है और मुझे नहीं पता। पर हाँ, अगर आप चाहो तो बचपन में मैंने कौन सा चॉकलेट खाया उसके बारे में बता सकता हूँ। वांग जी कहता है, तुम रहने दो। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ पर चॉकलेट चेक कर रहा था वो कौन से खरीदे। वांग जी वहाँ पर एक हेल्पर दिख जाता है। वो वांग जी से थोड़ा सा दूर वो कुछ चीज़ों को संभाल के रख रहा था, मतलब सजा के रख रहा था। तभी वांग जी उस पर्सन के पास जाता है। वो पर्सन पीछे मुड़ के खड़ा था। वांग जी उसके पीछे खड़े होके उस इंसान से पूछता है, हेलो, क्या आप मेरा थोड़ी हेल्प कर सकते हो? जैसे वो पर्सन वांग जी की तरफ मुड़ता है, वांग जी उस इंसान को देखते ही पहचान लेता है। ये था विंग, और विंग मुंह पर मास्क पहना हुआ था और हेड पर कैप पहना हुआ था। वांग जी विंग की आंखों को देख के ही समझ गया था। वांग जी एक पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो शॉक्ड होते हैं, वो विंग को देखता रहता है और विंग वहाँ से एकदम के लिए चौंक गया था वांग जी को इतना करीब और अचानक के सामने देख के। विंग उसके सामने आना नहीं चाहता। विंग को लगा था उसने मास्क पहना हुआ है तो वांग जी उसे पहचान नहीं सकता, पर वांग जी जब विंग को देखा था और विंग वांग जी से पीछे मुड़ के उसे इग्नोर करने की कोशिश करा था, तब वांग जी विंग को कहता है, मेरी तरफ मुड़ो। विंग फिर भी मुड़ नहीं रहा था। वांग जी कहता है, मैंने कहा मेरी तरफ मुड़ो। जैसे विंग उसकी तरफ मुड़ता है, वांग जी सीधा उसकी मास्क को उतार देता है और कहता है, ओह तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैंने तो तुम्हें गोल्ड डिगर समझा था, किसी अमीर इंसान के साथ शादी करके उसके पैसों से अय्याशी करते हुए देखना चाहता था। मुझे लगा था तुम एक ऐसे इंसान से शादी करोगे जिनके पास पैसे ही पैसा होगा और तुम उस पैसों से यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे। मैंने तो ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ दिख जाओगे इस हालत पर। मुझे तुम्हारी हालत पर तरस आ रही है। ऐसा क्यों है विंग? तुम यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकते हो? तो विंग कहता है, मैंने पहले भी कहा था मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ। वांग जी कहता है, बस करो, अब इतना भी झूठ मत कहो कि मुझे तुम पर हंसी आए। वैसे छोड़ो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मेरे बेटे को चॉकलेट खाना है तो तुम मेरी हेल्प कर दो। मेरे बेटे के लिए मुझे चॉकलेट चाहिए, एक अच्छा फ्लेवर का चॉकलेट दे दो। विंग कहता है, ओ श्योर, क्यों नहीं। ऐसा बोल के विंग कुछ चॉकलेट लेकर वांग जी के हाथ पर दे देता है और वांग जी उस चॉकलेट को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी से मिलने के बाद विंग थोड़ा दुखी हो गया था। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। जब वांग जी वहाँ से जा रहा था, विंग वहाँ पर खड़ा था और वांग जी को जाते हुए देख रहा था। जैसे जैसे वो वांग जी को जाते हुए देख रहा था, वैसे वैसे विंग अपनी मन से बात कर रहा था, अपने आप से बात कर रहा था। विंग मन में ये कह रहा था, हो सकता है तुम्हारे लिए मैं एक आम इंसान हूँ, हो सकता है तुम्हारा सोच ये हो कि मैं एक गोल्ड डिगर हूँ, पर सच यही है कि मैं भी एक इंसान हूँ। सच यही है, मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो इंसान इम्पोर्टेंट है जो मुझसे प्यार करता है। और ये बात सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जब भी तुम्हारे करीब गया हूँ तब मैं अपने प्यार के पास गया हूँ। ये बात मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मेरे अंदर हिम्मत कभी नहीं होगा ये कहने के लिए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं अपने आप से तो झूठ नहीं कह सकता। तुम मेरा प्यार हो और हमेशा रहोगे। विंग तो फिलहाल अपने आप को संभाल लिया था। वो इस उम्मीद भी नहीं रख सकता कि वांग जी उसे कभी प्यार करेगा, या फिर विंग ने कभी ये सोचा ही नहीं है कि वो कभी खुद को समझाएगा कि वो क्या है, वो कितना प्यार करता है। वो सिर्फ उसके पास पैसों के लिए नहीं गया था, मतलब फर्स्ट टाइम तो वो पैसे के लिए गया था, पर उसके दिल में प्यार भी था। पर वो बात शायद वो कभी बता नहीं सकता, या फिर वो कैसे बताए, वो उस लायक है ही नहीं। और वांग जी जितना उसे गलत समझता है वो कभी खुद को समझा ही नहीं पाएगा। इसलिए विंग ने कभी कोशिश भी नहीं किया था, और उसे वांग जी से कभी नफरत भी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है वांग जी अपनी जगह पूरी तरीके से सही है। इसलिए ना तो कोई शिकवा है, नहीं तो कोई गिला है, बस है तो वांग जी के लिए उसके दिल में थोड़ा सा प्यार है। और शायद नफरत की जगह तो विंग के दिल में है ही नहीं। इसलिए विंग कोई रिग्रेट में नहीं था, कोई पछतावे में नहीं था। विंग बस जी रहा था, चाहे वांग जी के अलावा ही सही, पर वो खुश था अपनी लाइफ में। पर वांग जी के शायद सुख और चैन दोनों ही छीन गया था विंग को देखने के बाद। पर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी गुस्से में जब घर के अंदर एंट्री लेता है, वांग जी बिना डिनर किए बगैर ही वो अपने रूम पर चला जाता है और रूम को वो बहुत ज़ोर से लॉक करता है। लान कुरन अपनी बेडरूम से बाहर आता है। लान कुरन को ये समझ में नहीं आता आखिर इस इंसान को होता क्या है। कभी कभार वांग जी अपनी बेडरूम में जाके अपनी बेड पर बैठ के वो अपने दोनों कान पर अपनी हाथ रख देता है टाइटली, जैसे उसे किसकी बातें सुनाई ना दे, क्योंकि वांग जी ओवर थिंकिंग कर रहा था और वांग जी सोच नहीं पा रहा था। उसके दिमाग फट रहा था, कई सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रहा था, और वो सारी चीज़ें जैसे वांग जी कान तक गूंज रही है। वो बचपन, वो बीता हुआ बचपन, रूडले इंसान, कई सारा रूल रेगुलेशन, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मतलब वांग जी को कभी आज़ादी के साथ जीने नहीं दिया गया था। और वांग जी ये सारी चीज़ उसे पसंद नहीं था। उसे खुले आसमान में उड़ना पसंद था। वो चाहता था कि वो अपनी मर्जी से जिए, अपनी तरीके से जिए। बचपन से वांग जी को ऐसे पाला गया जैसे कि वो एक खिलौना है। जैसे जैसे वांग जी बड़े होते गए, तो वांग जी जब अपने डैड के साथ पार्टी वगैरह ज्वाइन होता था, वांग जी बस यही देखता था कि वहाँ पर बस शान शौकत, अमीरों की बातें, अमीर लोगों के साथ उठना बैठना और दिखावा, जो वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से वांग जी का एज बस 25 का ही हुआ था। वांग जी की शादी किसी और के साथ तय किया जाता है, जो बिल्कुल भी वांग जी को पसंद नहीं था। वांग जी को इस बात से इतना चिड़चिड़ापन हो रहा था। वांग जी सारा चीज़ें सोच सोच के इतना पागल हो गया था कि वो रूम से बाहर आना ही बंद कर दिया था, लोगों से मिलना बंद कर दिया था और ख़ुद को लॉक कर लिया था। ऐसे बंद होते होते वांग जी इतना ज़्यादा एरोगेंट बन गया था कि रूम के अंदर कोई घुसते ही उसे हर्ट कर देता। कोई चीज़ उठा के ऐसे फेंकता था
जैसे कि वो उसे तकलीफ़ हो या फिर उसको हर्ट हो जाए या फिर दोबारा वो रूम में कदम न रखे। और तब वो ऐसे बोलता था कि इंसान पागल हो चुका है, पर वांग जी कभी भी पागल नहीं हुआ था, वो बस एरोगेंट बन गया था। और यही बात जो है मीडिया तक इस तरह फैल गया था कि लान मांगजी द मिस्टर लान गुरान की बेटे लान मांगजी पागल हो चुका है। और वांग जी को ये सारी चीज़ें इतना पागल कर रहा था कि वांग जी सच में पागलों की तरह हरकतें करने लगे थे, और जानबूझ के वो और भी ज़्यादा पागलों की तरह हरकत कर रहा था, जैसे कि वो उसी दीवार में घुट घुट के मर जाए। वो जीना ही नहीं चाहता था इस तरह, वो नहीं बनना चाहता था किसी के हाथ का खिलौना। और जिस रूमर्स की वजह से वांग जी की एंगेजमेंट टूट जाता है, वांग जी को इस बात से ज़रा से फर्क नहीं पड़ता। वो तो वांग जी के लिए बहुत अच्छा ही हुआ था, पर वांग जी उस सदमे से बाहर आता। लान कुरान ने एक फैसला लिया था, वांग जी शादी करे या फिर ना करे। वांग जी को मतलब लान कुरान ने वांग जी को शादी के लिए बहुत ज़्यादा मनाया था, पर वो पागल जैसा हरकत कर रहा था। यहाँ पर तो लान कुरान ने भी अपनी खुद की बेटे को पागल समझ लिया था। उसे लगा था कि उसका बेटा पागल हो चुका है, शायद वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करेगा, और वो शादी करके अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाएगा, तो शायद लान कुरान की इतनी सारे प्रॉपर्टी है वो कौन संभालेगा, इसका हकदार कौन बनेगा, क्योंकि उसके बेटे तो पागल हो चुका है। इसलिए लान कुरान एक के बाद एक ओमेगा उस रूम तक भेजता रहा, ताकि किसी भी तरीके से वो ओमेगा प्रेग्नेंट हो जाए वांग जी की वजह से, और उसे एक बारिश मिल जाए। लान कुरान अपने पैसे और अपनी रेपुटेशन, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। इसलिए वांग जी पागल हो जाए या फिर घर में बंद हो जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं था। वांग जी अगर पागल हो जाता है तो उसका अगला बारिश आएगा उसकी प्रॉपर्टी को संभालने के लिए। और वांग जी को एक चीज़ और हट कर गया था, और वांग जी नहीं चाहता था कि इस घर में और एक उसके जैसा बच्चा आए जो खिलौने की तरह यूज़ हो। और ये रूमर्स मीडिया में इतना ज़्यादा फैला कि लान कुरान को तरह तरह के जो क्वेश्चन पूछा गया था, लान कुरान जिद पर अड़ गया था। वांग जी शादी करे या फिर ना करे, उसे बस एक वारिस चाहिए। और इसी जिद के लिए विंग को इस घर में लाया गया था। और मिस्टर सियान वो भी पैसों की इतना ज़्यादा भूखा था कि विंग को यूज़ करके उस घर में भेजा गया था। अपनी माँ की वजह से विंग इस घर में आया था। तो गैस शायद आप लोगों को मैं समझा पाया था कि वांग जी की कंडीशन क्या है और विंग की कंडीशन क्या है, ये दोनों कैसे मिला एक साथ, और ख़ास करके लान कुरान को बारिश क्यों चाहिए, मुझे ये समझाना था। तो शायद मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। और अब ये देखते हैं कि विंग किस तरीके से वांग जी को अपनी तरफ किया था, मतलब वांग जी को हराया था। सच में विंग जो करना चाह रहा था वो कैसे किया था। विंग को उस घर में रहते हुए 4 महीना हो गया था, और 4 महीने में विंग ने अभी तक उस काम में सक्सेस नहीं हुआ था जिस काम की वजह से इस घर में आया था। वांग जी विंग की बातों में आ तो जाता, विंग के साथ वो क्लोज तो हो जाता था, थोड़ा बहुत किस वगैरह वो कर लेता था, पर वांग जी उसके साथ इंटीमेट कभी नहीं हुआ था। एक बात तो ये था, उसे कोई बेबी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये था, विंग से उसे थोड़ा बहुत प्यार हो गया था। पर वांग जी की नज़र में विंग एक ऐसा इंसान है जो पैसे का बहुत ज़्यादा भूखा है, और वांग जी को ऐसे इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए वांग जी विंग से जितना करीब भी आता है उतना ज़्यादा नफरत भी करता है कि ये इंसान पैसे के भूखा है। लान कुरान में और विंग में कोई भी फ़र्क नहीं है। वांग जी की नज़र में लान कुरान जैसा इंसान है, विंग भी वैसा ही इंसान है। इसलिए वांग जी हमेशा विंग को एक ही बात कहता था कि तुम एक गोल्ड डिगर हो। और इस वजह से वांग जी विंग को बार बार ठुकराता है, पर विंग तो इस काम के लिए आया था, चाहे वांग जी कितना भी ठुकराए, पर विंग को एक काम करना ही था, क्योंकि विंग के ऊपर भी एक प्रेशर था कि उसे एक काम करना है तो उसे पैसे मिलेगा, उस पैसों से उसके डैड उसकी माँ का इलाज कराएगा। अब लान कुरान को इस बात का शक होता है कि विंग कोई प्रेग्नेंट नहीं है। अब लोग ऐसे भी कह सकते हो कि लान कुरान को तो पहले ही पता चल जाना चाहिए था, पहले भी विंग को डॉक्टर दिखाया गया था, पर विंग ने उस डॉक्टर को पैसे देके मुंह बंद करवा दिया था। जैसे जैसे महीने बीत रहा था, इसलिए लान कुरान को इस बात पर शक होता है। इसलिए लान कुरान वो खुद से एक डॉक्टर लाता है। वो विंग का लाया हुआ डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाता, और जहाँ से विंग पकड़ जाता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और विंग को इतना ज़्यादा सुनाता है कि विंग रो पड़ता है। और वांग जी को विंग की रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वांग जी हंस रहा था उस वक्त, क्योंकि वांग जी को मज़ा आ रहा था विंग की इस हालत को देख के, क्योंकि वांग जी की नज़र में विंग एक अच्छा इंसान नहीं था। और लान कुरान ने मिस्टर सेन को भी कॉल करके बताया था कि जितने सारे अब तक वो पैसा ट्रांसफ़र किया है वो सारा का सारा वापस ले लेगा, क्योंकि उसने जो इंसान को भेजा है उसने अपना काम किया ही नहीं।
तब विंग लानकुरन के पास जाता है और लानकुरन से बहुत अच्छे से मिन्नती करता है कि उसे एक और मौका दी जाए। विंग कहता है, मिस्टर लानकुरन, आप मुझे एक मौका दीजिए, मतलब कुछ और महीने दे दीजिए। तब लानकुरन कहता है, यहाँ पर रहते हुए तुम्हें 4 महीने हो गया। एक तो तुम मुझसे झूठ बोले कि तुम प्रेग्नेंट हो, दूसरी बात 4 महीने में तुमने अब तक वांगजी को अपनी तरफ नहीं कर पाया। विंग कहता है, बस कुछ और महीने, मतलब लालूगण कहता है, कुछ और महीने, मैं कुछ और महीने में तुम्हें क्यों दूँ? विंग कहता है, ठीक है, एक महीना दे दीजिए। तो अभी लालकुरण काफ़ी सोचता है। लालकुरण काफ़ी सोचने के बाद कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें और 1 महीना देता हूँ और तुम्हें अपना काम ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग कहता है, ठीक है, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे 1 महीना दिया। विंग के जाने के बाद लालकुरण अपने मन में सोचता है, तुम ही वो इंसान हो और तुम ही वो काम कर सकते हो, भले ही मैंने तुम्हारे सामने ये नहीं कहा। लालकुरण मन में सोचता है, अब वांगजी सुधर रही है, वो रूम से बाहर आ रही है और वो किसी से बात कर रही है, वो इंसान विंग है। तो अगर ये काम कोई कर सकता है तो वो विंग ही कर सकता है, चाहे कुछ टाइम ही क्यों ना लग जाए, क्योंकि विंग के अलावा वांगजी ने किसी और को 5 मिनट तक बर्दाश्त नहीं किया है। वहाँ पर तो विंग को उसने 4 महीने बर्दाश्त कर लिया। इसका मतलब चांसेस है, और इसलिए लालकुरण भी चाहते हैं कि वो विंग को मौका दे। लालकुरण के पास जाते ही विंग के पास मिस्टर सेन का कॉल आया था। विंग कॉल पे बात करने के लिए वो छत पर चला जाता है सीक्रेटली। विंग जब छत पर जाता है, मिस्टर सेन कहता है, विंग, तुमने मेरी बात को शायद अच्छे से नहीं सुना है। तुम जानते हो मैं तुम्हारी माँ के साथ क्या कर सकता हूँ? विंग कहता है, मुझे अच्छे से पता है मिस्टर सियान, आप मेरी माँ के साथ क्या कर सकते हो, और वही वजह है कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना ऐसा घिनौना काम मैं कभी नहीं करता। तभी मिस्टर सियान कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा मुँह चला रही हो? तुम क्या अपने आप को उस घर का मेंबर समझने लगे हो कि अपनी पावर से तुम कुछ भी कर पाओगे? विंग कहता है, मिस्टर सियान, ऐसी गलतफहमी मैं नहीं पालता। तभी मिस्टर सियान कहता है, वाह, तुम्हारा तो बात करने का टोन भी चेंज हो चुका है। विंग कहता है, मिस्टर सियान, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं लानकुरण से 1 महीने का मौका ले लिया है, मतलब उन्होंने मुझे 1 मौका दे दिया है। तब मिस्टर सियान हंसते कहता है, 1 मौका, 1 महीना, 4 महीने में कुछ कर नहीं पाए और 1 महीने में तुम करके दिखा दोगे? विंग कहता है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। तभी मिस्टर सियान कहता है, तुम्हारा कोशिश मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कोशिश करना किसे कहते हैं। ऐसा बोलकर मिस्टर सियान विंग को वीडियो कॉल लगाता है। जैसे विंग वीडियो कॉल को रिसीव करता है, विंग देखता है कि उसकी माँ को मिस्टर सियान ने बाथटब पर ऐसे डुबा दिया है। वो पानी में डूब रही है, पर वो इतना ज़्यादा बीमार है, वो अपनी हाथ पैर नहीं हिला सकता, वो खुद को बचा नहीं सकता, वो बस बॉल्स निकल रही है अपने मुंह से। तब विंग एकदम के लिए घबरा जाता है। विंग घबराते कहता है, मिस्टर सियान, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? प्लीज़ मेरी माँ के साथ ऐसा मत करो। तब मिस्टर सियान बहुत ही लाउडली स्माइल करते हुए कहता है, देखा, इसे कहते हैं कोशिश। तब विंग कहता है, प्लीज़ मिस्टर सियान, आप मेरी माँ के साथ ऐसे मत कीजिए, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, प्लीज़ मिस्टर सियान, मेरी माँ को बचा लीजिए। तब मिस्टर सियान कहता है, पहले तुम वादा करो कि तुम 1 महीने के अंदर एक काम करके दिखाओगे। तब विंग कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, पर मैं अपनी काम में सक्सेस होकर ही आऊँगा। तभी मिस्टर सियान विंग की माँ को वहाँ से उठाता है और वीडियो कॉल में कहता है, देखा, इसे कहते हैं कोशिश, अब तुम कोशिश करोगे, मुझे पता है। ऐसा बोलकर वो वीडियो कॉल कट कर देता है। विंग घुटनों टेक के बैठ जाता है और वो बहुत ही रोने लगता है, इतना ज़्यादा रोने लगता है कि उसे समझ नहीं आता आखिर वो क्या करे। वो एक इंसान के पास जाने के लिए, किसी के साथ सोने के लिए वो अपने आप को कितना ज़्यादा ज़बरदस्ती करे। तब विंग को महसूस होता है कि छत पर कोई आ रही है। तब विंग अचानक ही उठकर खड़ा होता है और वो अपने आंसू को पोंछते हुए वो खुद को संभालता है, पर विंग के आंसू रोकता नहीं है। उसके आंसू ऐसे कंटिन्यू बह जा रहा था। वांगजी आके पास में खड़ा होता है, वो विंग से बात नहीं कर, पर वांगजी को पहले से समझ में आ गया था विंग शायद छत पे खड़े होकर रो रहा होगा। कहीं ना कहीं वांगजी भी विंग से प्यार कर बैठा था, इसलिए उसे विंग का फिक्र था। कितना भी नफरत कर ले, पर फिर भी उसके अंदर एक फिक्र है। वांगजी खुद को रोक नहीं पाता। जब वांगजी वहाँ पर खड़ा था, विंग को रोते हुए देखता है और कहता है, तुम रो रही हो? ओह, तुम्हारी आंखों में ये आंसू जचता नहीं है, प्लीज़ ऐसे मत रो, तुम्हारे आंसू मुझसे देखा नहीं जाएगा। विंग कुछ नहीं कहता। विंग को समझ में आ रहा था कि वांगजी से ताना दे रही है। विंग फिर भी अपने आंसू को पोंछ रहा था। वांगजी कहता है, शायद जिसने तुम्हें भेजा होगा उसने डांटा है, तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया। सच में तुम खुद को एक ओमेगा कहते हो,
एक अल्फ़ा को पटा नहीं पाए। तुम्हारी खूबसूरती किस काम की जो एक अल्फ़ा को पटा नहीं पाए। विंग फिर भी कुछ नहीं कह रहा क्योंकि विंग का भी मन ही नहीं था कि वो वांग जी से लड़े। जब विंग कुछ नहीं कह रहा था, वांग जी तब सीरियस होकर वो रूड वॉइस में कहता है, विंग, किसी को पटाने के लिए खूबसूरती होना ज़रूरी नहीं होता है, उसका दिल काफ़ी होता है एक इंसान को अपनी तरफ लाने के लिए, उसे पटाने के लिए। अगर तुम्हारा दिल साफ़ होगा ना, एक इंसान तुम्हारे पास इस तरह बस जाएगा कि तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मेरी बात को याद रखना। विंग कहता है, बस तुम मुझे यही सिखाने आए थे। वांग जी कहता है, हाँ, मैं तुम्हें यही सिखाने आया था, तुम्हारी भलाई के लिए। हमेशा पैसों के पीछे मत भागो। हमेशा अगर पैसों के पीछे भागोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा इन टाइम पर, देखना। विंग कहता है, तुम भी देख लेना, एक टाइम पर मेरे पास सब कुछ होगा। वांग जी कहता है, हाँ, सब होगा। एक अमीर इंसान से शादी करना, उम्र भर उसके पैसों से इंजॉय करना, लाइक गोल्ड डिगर। विंग तुरंत ही गुस्से से वो वांग जी की तरफ देखने लगता है और उसकी कॉलर को पकड़ के उसे कहता है, गोल्ड डिगर, मैं किसी का गोल्ड डिगर नहीं बनना चाहता और नहीं मुझे गोल्ड डिगर बनने में शौक़ है। मैं खुद पर दम रख सकता हूँ। वांग जी कहता है, हाँ, तुम खुद के दम पर बस यही कर सकते हो, किसी अल्फा को ज़बरदस्ती अपनी करीब लाना। विंग बस वांग जी की आंखों में देखता है कि उसकी आंखों में कितना ज़्यादा नफरत है, और वांग जी की आंखों में इतना ज़्यादा नफरत देख के विंग की आंखों से आंसू बह जाता है। जो विंग की आंखों से आंसू बह जाता है, वांग जी कहता है, बेचारा विंग, तुम इतना मासूम बनने की कोशिश क्यों करते हो जबकि तुम हो नहीं। तुम्हारा मासूम शक्ल है, आंखों में आंसू आता है, पर दिल नहीं मानता कि तुम इतना ज़्यादा मासूम हो। तो कोशिश क्यों करते हो मासूम बनने की। जब तुम्हारी खूबसूरती काम नहीं आया तो तुम अब सिंपैथी गेम खेलना चाहते हो मेरे साथ। तुम्हें लगता है तुम मेरे सामने इनोसेंट बनोगे और मुझे तुम पर तरस आएगा और तुम जो चाहते हो मैं वो कर लूँगा। तब विंग कहता है, हाँ, यही सही। अगर तुम्हें ये सच लगता है तो यही सही। मैं तुम्हारे साथ सिंपैथी गेम खेलना चाहता हूँ, बस एक रात सोना ही तो है, तुम्हें इतना क्या दिक्कत है। ऐसा बोल के विंग वांग जी के कॉलर को छोड़ देता है और वो वांग जी थोड़ा सा दूर जाके खड़ा होता है। विंग को इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, विंग समझ नहीं पा रहा था वो किस तरह रोए। वो वांग जी के सामने चीख के नहीं रो पा रहा था और वो रोना कंट्रोल भी करना चाहता है, पर इतना ज़्यादा रोना आ रही है वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। इसलिए विंग की सांसें फूल रहा था। जो वांग जी देख पा था कि विंग किस तरह खुद को कंट्रोल कर रही है रोने के लिए। विंग बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था क्योंकि वो चीख के रो नहीं पा रहा था और वो बस खुद को संभाल रहा था। विंग खुद की चेस्ट पर ठोक रहा था कि वो रो ना सके, वो खुद को रोने को कंट्रोल कर पाए। और जब वांग जी ऐसे हालत देख लेता है, वांग जी को एक सेकंड में क्या हुआ पता नहीं, पर वांग जी खुद को रोक नहीं पाता विंग के पास जाने के लिए। वांग जी तुरंत ही विंग के पास जाता है। विंग के पास जाके वो विंग को अपनी ओर खींच लेता है। विंग की सर वांग जी चेस्ट पर था। वांग जी सॉफ्ट टच के साथ विंग को हक किया और वांग जी के ऐसे सॉफ्ट टच के साथ जो हक मिला था विंग को, विंग तुरंत ही रो पड़ता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जो वांग जी बस विंग को संभाल रहा था, एक सेकंड के लिए वो दोनों ही अपना दुख भूल गया था। वांग जी अपना नफरत भूल गया था, विंग अपनी परेशानी भूल गया था। वो बस वांग जी के चेस्ट पर सर रख के रो रहा था। विंग के ऐसे रोने को देखते हुए वांग जी को महसूस होता है कि विंग की कुछ मजबूरी होगी। इसलिए पहले विंग जब खुद को कंट्रोल कर लेता है, थोड़ा बहुत वो बेहतर महसूस कर रहा था, तब विंग को रियलाइज़ होता है कि वो वांग जी की कंधों पर सर रख के रो रहा था।